Center of mass is a point of the system which moves as though entire mass were concentrated there, all of the forces were applied there. Center of mass is a representative of system which moves as though entire mass were concentrated there and all of the forces were applied there. तो कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उस एक्सटेंडेड बॉडी में यदि हमारे फोर्स की लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तब तो बॉडी सिंपली ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, और यदि हमारे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, तो बॉडी रोटेट भी करेगी और साथ में ट्रांसलेट भी करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डंबल मैंने दिखाया हुआ है जिसमें M1 M2 मासेस है एंड पर, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यदि हमारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्सर्ट नहीं हो रहा है तो बॉडी रोटेट भी कर रही है और साथ में ट्रांसलेट भी कर रही है. बट यदि हमारा सेंटर ऑफ मास, यदि हमारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्सर्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में बॉडी सिंपली ट्रांसलेट करेगी, रोटेट नहीं करेगी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी पे यदि फोर्स की एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पे हो रही है, तब तो बॉडी सिंपली ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, और बॉडी पे यदि फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे में बॉडी रोटेट भी करेगी और साथ में ट्रांसलेट भी करेगी. तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का एज अ होल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जो कि ऐसे मूव करेगा कि सारा मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है और जितने भी फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं उसी पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं. तो अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग दो मास डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफाइन करते हैं. गाइस, एक है हमारा डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन. मास डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हैं, एक है हमारा डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक है हमारे पास डिस्क्रीट, अलग अलग पार्टिकल्स है, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन. और एक है कंटिन्यूअस, जैसे रिंग है, डिस्क है, ये हमारा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गए. कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं. तो हमारे पास n पार्टिकल्स है, M1 M2 M3 एंड सो ऑन, जो कि हमारे गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम में R1 R2 R3 ऐसे पोजीशंस पे रखे हुए हैं, और हमें उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 एंड सो ऑन. हम कंडेंस नोटेशन लिख सकते हैं सिग्मा mi ri वेक्टर अपॉन टोटल मास. तो RCM इज सिग्मा mi ri वेक्टर अपॉन टोटल मास. इसी को हम लोग XYZ में ब्रेक कर सकते हैं. तो XCM is sigma mi xi upon total mass, YCM sigma mi yi upon total mass, and ZCM is sigma mi zi upon total mass. तो यदि हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर, यदि हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूला से. ध्यान रहे, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मासेस का रेशियो यदि हमारे पास होगा तो हमारा काम चल जाएगा. अब यहाँ पे दो तरह की प्रॉब्लम्स है. एक प्रॉब्लम है जिसमें कि क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है कि M1 यहाँ रखा हुआ है, M2 यहाँ रखा हुआ है, M3 यहाँ रखा हुआ है, और कोऑर्डिनेट्स हम लोग रीड करके और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. दूसरी प्रॉब्लम है जिसमें कि मान लीजिए ट्राइंगल के वर्टिसेस पे या एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं गिवन है, तो हमें ओरिजिन अज्यूम करना पड़ेगा, हमें एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेगी, और वहां से हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे. तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, ये हम लोग देख रहे हैं. यदि हमारे पास टू पार्टिकल्स का सिस्टम है, एक M1 है और एक M2 है, तो हम ओरिजिन M1 पे ले लेते हैं और M1 M2 को ज्वाइन करने लाइन को एक्स एक्सिस ले लेते हैं. तो M1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0,0 और M2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे d,0,0 यदि M1 M2 के बीच में सेपरेशन d है. अब क्योंकि दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 है, दोनों के z कोऑर्डिनेट 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का भी y और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक का x कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरे का d है, तो हम फॉर्मूला में रखेंगे तो M1 into 0 प्लस M2 into d अपॉन M1 प्लस M2, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा M2d अपॉन M1 प्लस M2. तो फर्स्ट पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वो आ रही है हमारी M2d अपॉन M1 प्लस M2, है ना. तो यदि d1 d2 यदि हम फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल से डिस्टेंस को बोले, तो d1 हो जाएगा हमारा M2d अपॉन M1 प्लस M2 और d2 हो जाएगा हमारा d माइनस d1. तो d माइनस d1 यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा M1d अपॉन M1 प्लस M2. तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि M1 M2 दो पार्टिकल्स हैं और सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो फर्स्ट पार्टिकल से CM की दूरी है M2d अपॉन M1 प्लस M2, सेकंड पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की दूरी है M1d अपॉन M1 प्लस M2. तो d1 अपॉन d2 यदि अपन कैलकुलेट करें तो आ रहा है M2 अपॉन M1. दैट मींस M1d1 बराबर M2d2, M1d1 बराबर M2d2, ये हमारे पास आ रहा है. तो सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स अ लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इंटरनली इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस. d1 d2 सेंटर ऑफ मास की दूरी M1 और M2 से, तो हम देख रहे हैं d1 अपॉन d2 इज M2 अपॉन M1. तो सेंटर ऑफ मास लाइन जॉइनिंग को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस. यदि CM से दूरी d1 d2 है तो हम ऑलवेज बोल सकते हैं M1 d1 बराबर M2 d2. इन केस दोनों मासेस बराबर हैं तो d1 d2 दोनों बराबर होंगे, यानी कि d/2 के बराबर होंगे. तो दोनों मासेस बराबर हैं तो सेंटर ऑफ मास एक्जैक्टली हाफ वे होगा. अदरवाइज जो मास हेवी है सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज रहेगा. तो यदि M1 हेवी है तो सेंटर ऑफ मास M1 के क्लोज रहेगा. जैसे अर्थ सन सिस्टम में अर्थ और सन का सेंटर ऑफ मास जो है सन के बहुत क्लोज है, क्योंकि सन का मास बहुत मैसिव है. ऐसी अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास अर्थ के बहुत क्लोज है. क्यों? क्योंकि अर्थ का मास मून से ज्यादा है, इसीलिए. तो जो हेवियर बॉडी होगी सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज होगा. तो ये टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम लोग देख रहे हैं. यदि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो हमें समझना है कि हमारी मास डेंसिटीज काम आएगी, और मास डेंसिटी हमारी तीन तरह की होगी. एक लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा इज m अपॉन l. दूसरी सरफेस मास डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा इज m अपॉन एरिया. और थर्ड वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे, एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रो इज m अपॉन वॉल्यूम.
तो इस तरह से हमारी मास डेंसिटीज काम आएगी। तो यदि कंटिन्यूस बॉडी है तो हम उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आएगा, एमआई की जगह डीएम आएगा, आरआई की जगह आर वेक्टर आएगा। तो इंटीग्रेशन डीएम आर वेक्टर अपॉन टोटल मास, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन, एमआई की जगह डीएम, आरआई की जगह आर वेक्टर अपॉन टोटल मास। उसको एक्स वाई जेड में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एक्ससीएम निकालना है तो सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन, एमआई की जगह डीएम, एक्सआई की जगह एक्स अपॉन टोटल मास। सिमिलरली वाईसीएम इंटीग्रेशन डीएम वाई अपॉन टोटल मास, जेडसीएम इंटीग्रेशन डीएम जेड अपॉन टोटल मास। तो इस तरह से हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारे पास सिमेट्रिक बॉडी है, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक बॉडी है और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक है चारों तरफ से और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो ऐसे में जो उनका सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। जैसे अपन एक रिंग ले लें तो रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, डिस्क ले लें उसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे होगा, स्फेरिकल शेल ले लें, सॉलिड स्फीयर ले लें, उनका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे होगा, स्क्वायर प्लेट है डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा, रेक्टेंगुलर प्लेट है डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। तो जरूरी कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो। जैसे रिंग है तो मास तो रिंग की पेरिफेरी पर है बट सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो जरूरी कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के ऊपर ही लाई करे, बीच में हॉलो पोर्शन में भी लाई कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड शेप्स हैं जिनका सेंटर ऑफ मास वैसे तो हमें इंटीग्रेट करके डिराइव करना पड़ेगा बट हम उनको याद रखेंगे। जैसे यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, तो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सेंटर से 2r/π दूरी पर होगा। ये हमें याद रखना होगा, सेंटर से 2r/π दूरी पे यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। अब इसी में यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग को देखो यदि अपन 2 क्वार्टर में ब्रेक कर दें, अपन ये 2 क्वार्टर में ब्रेक कर दें, एक ये ले लें और एक ये ले लें, ऑलराइट। तो दोनों को हम 2 क्वार्टर्स में ब्रेक कर दें तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कंप्लीट का 2r/π पर है, कंप्लीट का 2r/π पर है। यानी कि फर्स्ट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास और सेकंड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बराबर है, तो उनकी भी हाइट जो होनी चाहिए वो 2r/π पे होनी चाहिए। m1y my1 प्लस my2, मतलब y1 y2 बराबर है, तो my प्लस my अपॉन 2m। तो इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट वही 2r/π दूरी पर ही होना चाहिए, है ना। तो यदि हम क्वार्टर लेंगे, तो यदि हम जस्ट एक क्वार्टर ले तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास 45 डिग्री पे सिमेट्री से यहां पे कहीं पे होना चाहिए, ऑलराइट। और ये दूरी यदि r है तो y कोऑर्डिनेट हमने देखा कितना आ रहा था, 2r/π आ रहा था, यानी कि r cos 45 बराबर 2r/π, दैट इज r इक्वल्स r cos 45 इज 2 कैपिटल R/π, रिंग की रेडियस कैपिटल R है तो 2r/π। तो यहां से 1/√2 आया तो r की वैल्यू आ रही है 2√2 r/π। तो यहां से 2√2 r/π पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा लाइन ऑफ सिमेट्री पे। ये डिस्टेंस भी 2r/π होगा, ये डिस्टेंस भी 2r/π होगा, ये दोनों डिस्टेंस 2r/π और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2√2 r/π। इस तरह से क्वार्टर का हम सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे सेमी सर्कुलर रिंग का, यदि फर्दर क्वार्टर रिंग में ब्रेक कर लें तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π पे होगा, ये हम बोल रहे हैं। उसके बाद सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारा 4r/3π पे होगा, 4r/3π पे लाइन ऑफ सिमेट्री पे 4r/3π लिखा हुआ है। और ऐसे ही हमारे पास हेमिस्फेरिकल शेल है, तो हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे r/2 पे होगा। सॉलिड हेमिस्फीयर जो है उसका सेंटर ऑफ मास 3r/8 पे होगा लाइन ऑफ सिमेट्री पे, ये हमें याद रखना है। और यदि हॉलो कोन है तो हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो h/4 पर होगा, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास h/3 पर होगा, ये h/3 दिया हुआ है, h/3 पर। और सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो h/4 पर होगा। तो वो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे सॉलिड कोन का वॉल्यूम लिखेंगे πr²h/3, ये सॉलिड कोन का वॉल्यूम होगा और सेंटर ऑफ मास h/4 पर होगा। हॉलो कोन में सेंटर ऑफ मास h/3 पर होगा, ये हमें याद रखना रहेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करने का हम लोगों ने देखा। अब लोग आते हैं नेक्स्ट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को अपने को एक पार्टिकल के तरह ट्रीट करना है जिसकी पोजीशन हम कैलकुलेट करना सीख गए कि यदि हमारे पास n पार्टिकल्स का सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी सिग्मा mi xi अपॉन टोटल मास। गाइस ऐसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की में वेलोसिटी मालूम है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन मालूम है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमारी एक्सप्रेशन है RCM वेक्टर इज सिग्मा mi ri वेक्टर अपॉन टोटल मास, उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पहले आ जाएगा, हम पहले r इनिशियल लिखेंगे सिग्मा mi ri इनिशियल अपॉन टोटल मास, फिर r फाइनल लिखेंगे सिग्मा mi ri फाइनल अपॉन टोटल मास और सबट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा RCM आ जाएगा सिग्मा mi डेल्टा ri वेक्टर अपॉन टोटल मास। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r1 डेल्टा r2 एंड सो ऑन है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आएगा m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। और इसी को अपन xyz में ब्रेक कर सकते हैं, डेल्टा xcm m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन टोटल मास। सिमिलरली ycm m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 अपॉन टोटल मास एंड zcm m1 डेल्टा z1 प्लस m2 डेल्टा z2 अपॉन टोटल मास। तो ऐसे x1 xcm डेल्टा xcm डेल्टा ycm डेल्टा zcm कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमारे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ऐसे केस में हम बोलेंगे m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर एंड सो ऑन बराबर 0।
यदि टू पार्टिकल्स का सिस्टम है दोस्तों, तो m1d1 प्लस m2d2 बराबर 0, दैट मींस m1d1 बराबर माइनस m2d2, या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेस हो रहे हैं तो m1d1 बराबर m2d2, है ना। तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग यदि पहला पार्टिकल d1 से शिफ्ट हो, दूसरा पार्टिकल d2 से शिफ्ट हो और सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा है तो m1d1 बराबर m2d2। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, सो VCM इज सिग्मा mi vi वेक्टर अपॉन टोटल मास। ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा सिग्मा mi ai वेक्टर अपॉन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का। यदि यहां पे हम ai को mi ai को फोर्स ऑन ith पार्टिकल लिख सकते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल इज फोर्स टाइम्स फोर्स ऑन ith पार्टिकल, फॉर ith पार्टिकल fi is mi ai वेक्टर। अब यदि सारे पार्टिकल्स में फोर्सेस का सम करेंगे तो जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं वो पेयर में प्रेजेंट होगी, यदि 1 2 पे लगा रहा है तो 2 भी 3 पे लगा रहा होगा, है ना। तो ऐसे में वो सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो सारे एफआई का जो सम होगा वो केवल एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा एफआई बराबर सिग्मा एमआई एआई वेक्टर, ये हमारा सिग्मा एफ एक्सटर्नल बन जाएगा और ये बाय डेफिनेशन मास टाइम्स एसीएम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन मालूम है तो सिग्मा एमआई एआई वेक्टर अपॉन टोटल मास, और दूसरा तरीका है कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, यहां से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंटर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरनल फोर्सेज प्रेजेंट विद इन द सिस्टम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सटर्नल फोर्सेज प्रेजेंट एक्टिंग ऑन द सिस्टम। जो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन केवल उसी पे डिपेंडेंट होगा, इंटरनल फोर्सेज पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इन केस किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेज का सम 0 है तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर है तो रेस्ट पे बना रहेगा, और सर्टेन वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है तो उतनी वेलोसिटी ट्रैवल करता रहेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तभी आएगा जो एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यही दोनों पॉइंट हम लोगों ने यहां पे लिख के दिए। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इस पे बेस्ड। देखिए कोई भी सिस्टम है, सिस्टम मतलब एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक या एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और उनके अराउंड एक बाउंड्री है। तो सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो इंटरनल फोर्स हो गया, और सिस्टम पे बाहर से, बाउंड्री के बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है और वो किसी स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है, रेस्ट पे हो सकता है मूव कर रहा हो। सपोज कोई इवेंट हुई जिसमें इंटरनल फोर्सेस पिक्चर में आए, या फॉर एग्जांपल बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग खुल गई, है ना, दो चार्ज पार्टिकल्स को रिलीज किया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करने लगे, तो कोई इंटरनल फोर्स पिक्चर में आया और इंटरनल फोर्स की वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट किए, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई। अब हमारा कहना यह है कि यदि एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 है तो सेंटर ऑफ मास की स्टेट ऑफ मोशन ऑल्टर नहीं होगी। यदि वो इनिशियली रेस्ट पे था तो रेस्ट पे बना रहेगा, किसी सर्टेन वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा था उतनी वेलोसिटी ट्रैवल करता रहेगा, या किसी सर्टेन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा था तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस में चेंज नहीं आया तो उतने ही एक्सेलरेशन से उसी ट्रेजेक्टरी पे मूव करता रहेगा। ट्रेजेक्टरी तभी चेंज होगी जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज होंगे। तो ये जैसे एक बॉम्ब है, अपन ने उसको थ्रो किया तो अंडर ग्रेविटी ये इस पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, यहां सडनली एक्सप्लोड हो गया और 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, यहां एक्सप्लोड होकर 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। तो जो एक्सप्लोजन हुआ है वो इंटरनल फोर्सेस से हुआ है और एक्सप्लोजन से मास में कोई चेंज नहीं आया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। तो जब तक दोनों फ्रेगमेंट्स हवा में है, टोटल फोर्स उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा था, वेट के बराबर। तो एक्सप्लोजन से एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए जब तक दोनों फ्रेगमेंट्स हवा में हैं, यदि हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट करें तो ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी पे मूव करता रहेगा। जैसे कोई एक फ्रेगमेंट नीचे पहुंच गया तो फिर नॉर्मल फोर्स, एक और फोर्स आ गया तो अब एक्सटर्नल फोर्स चेंज हो गया, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी भी चेंज हो जाएगी। ये दोनों फ्रेगमेंट्स एक साथ सेंटर ऑफ ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी यानी कि उसी टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगा, लास्ट तक सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं होगी। और दोनों में से कोई एक फ्रेगमेंट पहले ही ग्राउंड पे पहुंच गया तो सेंटर ऑफ मास की उस मोमेंट पे ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी। तो जब तक दोनों फ्रेगमेंट्स में हवा में है तब तक सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी पे ही मूव करता रहेगा, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं होगी, तब होगी जबकि कोई एक फ्रेगमेंट नीचे पहुंच जाए। ऐसे हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक m1 है एक m2 है, चार्ज q1 q2 है, दोनों को रेस्ट से छोड़ा तो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। इनिशियली दोनों पार्टिकल्स रेस्ट पर हैं तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। दोनों को रिलीज करने पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स 0 ही है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास थ्रू आउट, सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है और इनको रेस्ट से छोड़ा, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, u1 भी 0 है, u2 भी 0 है और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं इसलिए एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दोनों पार्टिकल्स थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए m1 यहां आया, m2 यहां आया, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होगी, है ना। और फाइनली दोनों पार्टिकल्स कहां कोलाइड करनी चाहिए, दोनों पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। तो जब दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो दोनों एक ही जगह पर आ गए, तो सेंटर ऑफ मास भी वहीं पर होगा और सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हुआ है, यानी कि दोनों पार्टिकल्स कहां मीट करेंगे, अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास पे मीट करेंगे। तो हम बिना एज सच डायनेमिक्स को फॉलो किए डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि भाई दोनों पार्टिकल्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे मीट करने पे। पहला पार्टिकल d1 ट्रैवल करेगा सच दैट d1 इज m2d अपॉन m1 प्लस m2, सेकंड पार्टिकल d2 ट्रैवल करेगा सच दैट d2 इज m1d अपॉन m1 प्लस m2। तो ये
दोनों पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट होंगे टिल दे कोलाइड, और इस प्रोसेस में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। यदि पहला पार्टिकल D1 से मूव कर रहा है, दूसरा D2 पे मूव कर रहा है, तो ऑलवेज M1 D1 बराबर M2 D2 रहेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए। ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। हमारे पास एक बॉय है जो कि एक प्लैंक पे खड़ा हुआ है, बॉय प्लैंक पे खड़ा हुआ है और प्लैंक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। तो बॉय का सेंटर ऑफ मास ये है, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास ये है, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ये है, और ये सरफेस जो है ये स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। अब बॉय प्लैंक पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो बॉय प्लैंक पे मूव करके ऑपोजिट एंड पर आ गया, बॉय प्लैंक पे मूव करके ऑपोजिट एंड पर आ गया। तो बॉय प्लैंक पे मूव करने के लिए प्लैंक पे फोर्स लगाएगा और प्लैंक बॉय पे फोर्स लगाएगा। ये दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहीं पे भी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। तो बॉय जब मूव कर रहा है ना, तो एम बॉय डेल्टा एक्स बॉय प्लस एम प्लैंक डेल्टा एक्स प्लैंक अपॉन मास ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ प्लैंक बराबर 0, डेल्टा एक्स सी एम बराबर 0। मास ऑफ बॉय डेल्टा एक्स ऑफ बॉय, मास ऑफ प्लैंक डेल्टा एक्स ऑफ प्लैंक अपॉन एम बी प्लस एम पी बराबर 0, ये अपन बोल रहे हैं। अब बस यहां पे ये समझना है, जो बॉय प्लैंक के ऊपर एल ट्रैवल कर रहा है, प्लैंक की लेंथ अपने को एल गिवन है, तो बॉय प्लैंक के ऊपर जो एल ट्रैवल कर रहा है वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में है, ये दोनों हमें एक ही फ्रेम में लिखना है। तो जो बॉय का डिस्प्लेसमेंट एल वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में है, तो हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे एम बॉय डेल्टा एक्स ऑफ बॉय रिलेटिव टू द प्लैंक प्लस डेल्टा एक्स ऑफ प्लैंक, एम प्लैंक डेल्टा एक्स ऑफ प्लैंक बराबर, तो डेल्टा एक्स ऑफ बॉय रिलेटिव टू प्लैंक एल है ना, ये मास स्मॉल एम रखा है बॉय का, स्मॉल एम एल प्लस स्मॉल एम डेल्टा एक्स पी प्लस कैपिटल एम डेल्टा एक्स पी बराबर 0। तो यहां से डेल्टा एक्स पी की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ एम एल अपॉन एम प्लस कैपिटल। यदि माइनस साइन पहले ले लोगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लैंक कितना खिसकेगा, एम एल अपॉन एम प्लस एम खिसकेगा। यदि बॉय प्लैंक के ऊपर एल ट्रैवल कर रहा है, तो प्लैंक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एम एल अपॉन एम प्लस एम पीछे की तरफ ट्रैवल करेगा। देखिए हम फिगर में भी दिखाया है हमने, ये सीएम कंबाइंड सेम यहाँ पर है, इधर C1 है इधर C2 है। अब ये बॉय जो है इस एंड पर आ गया, सेंटर ऑफ मास के इस तरफ आ गया, तो C2 को सेंटर ऑफ मास के इस तरफ आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट है। तो बॉय प्लैंक के इस तरफ आ गया और प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के इस तरफ आ गया, है ना। और ये कितना शिफ्ट हुआ, ये जो शिफ्टिंग है C2 से नया C2, ये जो शिफ्टिंग है ये है ml अपॉन m प्लस m। तो ये स्टैंडर्ड याद भी रख सकते हैं कि बॉय प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ है और बॉय प्लैंक के ऊपर l ट्रैवल कर रहा है, तो प्लैंक कितना ट्रैवल कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ml अपॉन m प्लस m। अब बॉय का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डेल्टा एक्स ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय रिलेटिव टू द प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। अब बॉय का प्लैंक के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट l है और प्लैंक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस ml अपॉन m प्लस m है, तो बॉय का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ml अपॉन m प्लस m, ये बॉय का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया। तो ये हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड पूरा सेक्शन हम लोगों ने फिनिश किया है। ऐसे गाइस इसमें एक और सिचुएशन देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक वेज है और उसके ऊपर हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, वेज है और उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, मान लीजिए स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, और नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। व्हेन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड वेज is released from rest, हम बोल रहे हैं कि यदि वेज और ब्लॉक के सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज करें, तो आपको ये जज करना है कि क्या सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा, क्या सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डिस्प्लेस होगा, या केवल वर्टिकली ही डिस्प्लेस होगा, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं होगा, या केवल हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा, वर्टिकली डिस्प्लेस नहीं होगा, या दोनों डायरेक्शन डिस्प्लेस होगा, ये आपको जज करना है। ऑलराइट, तो अगेन इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ऐसे में हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। और ब्लॉक नीचे आएगा तो ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास डिसेंड कर रहा है, प्लैंक का वेज का सेंटर ऑफ मास उसी हाइट पर है, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास डिसेंड करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, YCM विल चेंज, XCM विल नॉट चेंज, XCM विल नॉट चेंज। और मान लीजिए ये हाइट, ये बेस L है और ये हाइट H है, और ब्लॉक को हमने टॉप से रिलीज किया है, तो M ब्लॉक डेल्टा एक्स ब्लॉक, M वेज डेल्टा एक्स वेज बराबर 0। डेल्टा एक्स ब्लॉक को हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि वो वेज के रिस्पेक्ट मूव कर रहा है, डेल्टा एक्स ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज प्लस डेल्टा एक्स ऑफ वेज, M W डेल्टा एक्स W बराबर 0। तो स्मॉल m डेल्टा एक्स W हो गया L, जब टॉप से बॉटम पे आया तो x में कितना डिस्प्लेस हुआ L, प्लस डेल्टा एक्स W प्लस कैपिटल M डेल्टा एक्स W बराबर 0। तो यहां से डेल्टा एक्स W रीअरेंज करने को हो जाएगा माइनस ml अपॉन m प्लस m, ये मैंने फॉर्मुला भी लिखाया था शुरुआत में। और y कोऑर्डिनेट कितना चेंज होगा, डेल्टा वाई सी एम इज m ब्लॉक डेल्टा y ब्लॉक प्लस m प्लैंक डेल्टा y प्लैंक अपॉन m बॉय प्लस m प्लैंक, डेल्टा y प्लैंक 0 है, ब्लॉक कितने से नीचे आया, h से, तो ये हो जाएगा mh अपॉन m प्लस कैपिटल। तो y कोऑर्डिनेट कितना अमाउंट से चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा।
तो ये सेंटर ऑफ मास फर्स्ट सेक्शन हमारा फिनिश हुआ। सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करते हैं और सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड सेक्शन पर आते हैं लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स। गाइस एक पार्टिकल है जो कि m मास से का है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका लीनियर मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं मास टाइम्स v वेक्टर। p वेक्टर इज मास टाइम्स v वेक्टर। इसको x y z में ब्रेक कर सकते हैं, तो px इज mvx, py इज mvy, pz इज mvz। तो ऐसे x y z में ब्रेक कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, देखिए अपन जानते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमने बोला भाई YCM मतलब पोजीशन ऑफ RCM is sigma mi ri vector upon total mass, ACM is sigma mi ai upon total mass, है ना, और VCM is sigma mi vi vector upon total mass, and ACM can also be written as sigma f external upon total mass। मेरा आपसे ये पूछना है इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन केवल इनर्शियल फ्रेम में ही होल्ड करेगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होल्ड नहीं करेगी, और कौन से एक्सप्रेशन ये हैं जो कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम में होल्ड करेगी। ओके तो देखिए जिस भी एक्सप्रेशन की डेरिवेशन में न्यूटन सेकंड लॉ काम आ रहा है वो केवल इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करेगी। यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम में होल्ड कराना है तो सूडो फोर्स को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ये तो डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है और ये भी डेफिनेशन है, इनमें कहीं न्यूटन सेकंड लॉ काम में नहीं आ रहा है, तो ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम में होल्ड करेगी। बट ये वाली जो इक्वेशन है इसमें डिराइव करते वक्त हम mi ai को लिखते हैं fi, तो न्यूटन सेकंड लॉ काम में लेते हैं, तो ये केवल इनर्शियल फ्रेम में ही होल्ड करेगी, ओनली इन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये होल्ड नहीं करेगी। तो मोमेंटम को लिखा p बराबर mv, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। इसको x y z में ब्रेक कर सकते हैं, px इज mvx, py इज mvy, pz इज mvz। गाइस क्योंकि वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट है तो जो मोमेंटम है वो भी रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होगा। यदि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो k को लिख लेंगे लोग p²/2m, और काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट करना है तो p को लिख लेंगे √2km। अब जहां पे स्मॉल चेंजेस हैं, और स्मॉल चेंजेस जैसे मान लीजिए मोमेंटम में चेंज गिवन है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा है, या काइनेटिक एनर्जी में चेंज गिवन है, मोमेंटम में चेंज पूछा है, तो फिर डिफरेंशियल एनालिसिस से कर लेंगे कि डेल्टा k बाई k इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा p बाई p, और p बराबर √2km, p प्रोपोर्शनल √k, तो डेल्टा p बाई p इज हाफ ऑफ डेल्टा k बाई k। ये 10% से लेस चेंजेस के लिए होल्ड करेगा। मैंने बोला मोमेंटम को 1% से इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 1 × 2 2%। बोला काइनेटिक एनर्जी को 1% से डिक्रीज किया, मोमेंटम में कितना चेंज होगा, तो 1% बाई 2 0.5%, डिक्रीज किया तो मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो स्मॉल चेंजेस के लिए तो ऐसे लेंगे, और जहां सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं और चेंजेस ग्रेटर और इक्वल टू 10% हम रेशो से जाएंगे, k' इज p' का स्क्वायर और p' इज √k' k। ये रेशो से जाएंगे, और 10% के अंदर के चेंजेस हैं तो फिर हम लोग किससे जाएंगे, हम डिफरेंशियल एनालिसिस से जाएंगे। फिर उसके बाद में मोमेंटम को हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, p बराबर mv को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, तो हमारी एक्सप्रेशन आएगी dp वेक्टर बाई dt बराबर f नेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नेट फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग। ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया मोमेंटम की फॉर्म में। और उसके बाद यदि एवरेज फोर्स लिखना है तो एफ एवरेज लिख सकते हैं अपन डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। एफ एवरेज इज डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। जो मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो हमें फोर्स देगा, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स फोर्स। फिर हम डिफाइन करते हैं इंपल्स। दोस्तों फोर्स किसी ड्यूरेशन के लिए लगता है तो हम बोलते हैं इंपल्स इंपार्ट कर रहा है। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम इंपल्स बोलते हैं। तो यदि कांस्टेंट फोर्स है तो f इंटू डेल्टा टी इंपल्स हो जाएगा, और वेरिएबल फोर्स है तो f dt इंटीग्रेशन इंपल्स हो जाएगा। तो f dt इंटीग्रेशन इंपल्स या f डेल्टा टी इंपल्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इंपल्स की डायरेक्शन होगी, और यूनिट्स जो होगी वो न्यूटन सेकंड हो जाएगी। सारे फोर्सेस का कंबाइन इंपल्स हम लोग लेंगे तो वो हमारे बराबर हो जाएगा डेल्टा p के, f dt इंटीग्रेशन बराबर डेल्टा p। तो इंपल्स ऑफ कंबाइंड फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सारे फोर्सेस का कंबाइंड इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, और इंडिविजुअल फोर्सेस का इंपल्स जस्ट i बराबर f dt इंटीग्रेशन या f डेल्टा t। और ये इंपल्स एरिया अंडर ft ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आ रहा है तो एरिया अंडर ft ग्राफ हो जाएगा। तो फोर्स किसी ड्यूरेशन में लगता है तो हम बोलते हैं इंपल्स इंपार्ट कर रहा है, और सारे फोर्सेस का कंबाइंड इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। हम एवरेज फोर्स को यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, f एवरेज इज डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो अपन ने देखा ही, और डेल्टा p नेट लीनियर इंपल्स है तो i नेट अपॉन डेल्टा t ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये इंपल्स फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया हमें इंपल्स देगा, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। दोस्तों किसी भी ड्यूरेशन में, जैसे मान लीजिए बॉल आके गिर रही है और स्टॉप कर रही है, तो बॉल गिर रही है स्टॉप कर रही है, तो मोमेंटम इनिशियली mv था और फाइनली 0 है, तो इंपल्स कितना हुआ बॉल को, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस mv इंपार्ट हुआ। अब बॉल जितने कम टाइम में स्टॉप करेगी जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट टकरा के स्टॉप कर रही है तो इंपल्स तो माइनस mv हो जाएगा, कि इनिशियल मोमेंटम mv था और फाइनल मोमेंटम 0 है, तो इंपल्स तो माइनस mv हो जाएगा। अब जितनी स्मॉल ड्यूरेशन होगी जो फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा लगेगा। तो डे टू डे लाइफ में जैसे हम कैच करते हैं
तो कैच करते हैं तो बॉल तेजी से आ रही है और हमारे हैंड पे वो हिट करते वक्त फोर्स कम लगाए ताकि हमें चोट कम पहुंचे, वो हर्ट कम हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हैंड्स को पीछे लेके जाते हैं, ग्लव्स को पीछे लेके जाते हैं। तो ग्लव्स को पीछे लेके जाने में क्या हो रहा है, हम कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ा रहे हैं, कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ा रहे हैं, डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं। डेल्टा पी तो उतना ही है, बॉल इनिशियली एमवी मोमेंटम पजेस कर रही है और फाइनली स्टॉप कर रही है, तो डेल्टा पी तो माइनस एमवी के बराबर है, बट डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। ऐसे मान लीजिए लॉन्ग हाई जंप कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं, फाइनली क्वेश्चन पे लैंड कर रहे हैं, क्वेश्चन पे लैंड करने में क्या हो रहा है, एमवी से 0 पर आ रहे हैं, बट क्वेश्चन में टाइम बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो इंपैक्ट होगा वो कम होगा। ऐसे मान लो आप हाई जंप कर रहे हो, कहीं से डाइव करना पड़ रहा है आपको, तो डाइव करते वक्त जब आप लैंड करने वाले हो तो अपने नीज को बेंड करने से क्या होगा, नीज को बेंड करने से आपका टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो कंपैरेटिवली कम लगेगा। ऐसे एयरबैग्स हैं, एयरबैग्स क्या करते हैं, जो मान लीजिए इंपैक्ट हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली इंपैक्ट हो रहा है, तो स्टीयरिंग पे आप आगे की तरफ ड्राइवर का फेस जाकर टकराता है, तो बीच में एयरबैग आने से क्या हो रहा है, एयरबैग आने से कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ रहा है, स्टॉप करने में जो टाइम है वो बढ़ रहा है, जितना टाइम ज्यादा लगेगा एवरेज फोर्स उतना ही कम होगा, तो फेटल इंजरीज उतनी ही कम होंगी। तो इस तरह से डे टू डे लाइफ में हम कुशनिंग के थ्रू, एयरबैग्स के थ्रू, सैंड वाले फ्लोर के थ्रू हम डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं, सो दैट फोर्स जो लगे वो कम लगे। तो जब भी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इंपल्स कैलकुलेट करेंगे और इंपल्स अपॉन डेल्टा टी से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। एफ एवरेज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी या इंपल्स अपॉन टाइम इंटरवल, उसके बराबर होगा। ये अपने देखिए, नाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक से ज्यादा पार्टिकल है तो हर पार्टिकल का इंडिविजुअल मोमेंटम लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा। और सिग्मा एम आई वी आई हमारा मास टाइम्स वीसीएम होता है, तो हम बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का जितना मोमेंटम है उसके बराबर होगा। सी पी वेक्टर इज सिग्मा एम आई वी आई वेक्टर, और जो सिग्मा एम आई वी आई वेक्टर है वो बाय डेफिनेशन एम टाइम्स वीसीएम के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा फोर्स से रिलेशन आ जाएगा, डीपी वेक्टर बाय डीटी बराबर सिग्मा एफ एक्सटर्नल। तो किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम केवल एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंडेंट नहीं है। dp vector by dt बराबर f external, so if net external force on a system of particles is 0 then linear momentum of the system remains conserved, that is linear momentum conservation principle। यहां से एक और चीज देख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा है कि इंटरनल फोर्सेस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट गाइस काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे दो ब्लॉक्स हैं और बीच में एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और इन दोनों ब्लॉक्स को हम लोगों ने एक रस्सी से बांध रखा है ताकि इसी स्टेट में रहे, इसी स्टेट में रहे। तो अभी M1 रेस्ट पर है, M2 रेस्ट पर है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। अब मान लीजिए अपन ने स्प्रिंग को कट कर दिया, अपन ने स्ट्रिंग को कट कर दिया, सॉरी रस्सी को कट कर दिया, तो रस्सी को कट करते ही दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, स्प्रिंग क्योंकि दोनों ब्लॉक्स को धक्का देगी तो दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे की तरफ अवे मूव करेंगे। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो गाइज यहां पे मोमेंटम तो इनिशियली जीरो था, p इनिशियल और p फाइनल, मोमेंटम तो जीरो ही रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो से नॉन जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी जीरो से नॉन जीरो क्यों हुई, क्योंकि इंटरनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स ने वर्क किया है। तो हमें यह समझना है कि इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बट इंटरनल फोर्सेस में चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये अपन ने लिखा है। फिर एक और पॉइंट हमें देखना है, तो यहां पे हम एक तो ये कह रहे हैं कि एक सेकेंड, हमने बोला इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज पी नेट बट कैन चेंज के ई, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ये हम बोल रहे हैं। फिर हम लोग ये बोल रहे हैं यदि किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है उसका मतलब है कि सारे पार्टिकल्स इनिशियली रेस्ट, सारे पार्टिकल्स इंडिविजुअली रेस्ट पर हैं, यानी कि टोटल मोमेंटम भी जीरो होगा। तो किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो हर पार्टिकल रेस्ट पर होगा, टोटल मोमेंटम भी जीरो होगा। बट यदि किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो है तो जरूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो सकता है। दो पार्टिकल्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मोमेंटम तो कैंसिल हो रहा है बट काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है। तो पी जीरो डजंट इंप्लाई के जीरो, बट के जीरो डेफिनेटली इंप्लाइज पी जीरो। यदि पी नेट जीरो है, पी नेट जीरो है, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट के आई हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टोटल जीरो है, नॉट नेसेसरी। पर ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो डेफिनेटली वो इंप्लाई करेगा कि हर पार्टिकल रेस्ट पर है, टोटल मोमेंटम जीरो है, ये अपन बोल रहे हैं। अब दोस्तों ये स्टैंडर्ड सिचुएशन, एक बॉल आ रही है, बॉल पे कोलाइड कर रही है और रिबाउंड कर रही है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो बॉल एमयू मोमेंटम से आ रही है, सपोज ये डायरेक्शन अपन पॉजिटिव ले लें, है ना, ये एमयू मोमेंटम से आ रही है, माइनस एमवी से वापस जा रही है, तो डेल्टा पी कितना हुआ, डेल्टा पी हुआ फाइनल मोमेंटम, 1D सिचुएशन है तो एरो हटा देते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस एम यू, दैट इज माइनस एम वी प्लस यू। तो बॉल का इतना मोमेंटम चेंज हुआ, है ना, बॉल का इतना मोमेंटम चेंज हुआ, बॉल को इतना इंपल्स मिला, इंपल्स ऑन बॉल, डेल्टा पी ऑफ बॉल। तो जितना इंपल्स बॉल को मिला है उतना ही इंपल्स वॉल को मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में,
क्योंकि जैसे न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्सेस F12 बराबर F21 है, ऐसे इंपल्स में भी I12 बराबर I21। तो जितना बॉल को इंपल्स मिला है उतना ही वॉल को इंपल्स मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इंपल्स ऑन वॉल ये हमारा हो गया mv प्लस यू, और वॉल पे फोर्स निकालना है तो टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड कर दें, तो F ऑन वॉल इज इंपल्स ऑन वॉल अपॉन डेल्टा टी, दैट इज mv प्लस यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा इस तरह से बॉल पे फोर्स निकाल लेंगे हम लोग। ऐसे मान लीजिए यदि इसी थीटा एंगल पे बॉल आके हिट कर रही है, मान लीजिए बॉल ऐसे थीटा एंगल पर आकर हिट कर रही है, नॉर्मल से थीटा एंगल पर आकर हिट कर रही है और थीटा एंगल पे वापस से रिबाउंड कर रही है। थीटा एंगल पर आ रही है, थीटा एंगल पे वापस रिबाउंड कर रही है सेम स्पीड से। इसको हम इलास्टिक इंपैक्ट बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है सेम स्पीड से थीटा एंगल पे। तो ऐसे में हम देखेंगे कि बॉल का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, केवल वर्टिकल मोमेंटम चेंज हुआ है। हॉरिजॉन्टल देखिए यू साइन थीटा, बाद में भी यू साइन था, वर्टिकल चेंज हुआ है। तो डेल्टा पी ऑफ बॉल हमारा हो गया mv cos थीटा माइनस माइनस mv cos थीटा। तो डेल्टा पी ऑफ फ्लोर नहीं, ये इंपल्स ऑन बॉल इज डेल्टा पी ऑफ बॉल। अब बॉल का केवल y कंपोनेंट चेंज हुआ है, पहले u cos थीटा नीचे था, अब u cos थीटा अप है। केवल y कंपोनेंट चेंज हुआ है, x कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ है, x कंपोनेंट उतना का उतना है, तो v लिख रहे हैं। तो ये हो गया, तो जितना इंपल्स बॉल को मिला है उतना ही इंपल्स फ्लोर को ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। तो इंपल्स ऑन फ्लोर हो गया माइनस 2mv cos थीटा। और अब फोर्स ऑन फ्लोर निकाल सकते हैं कैसे, इंपल्स ऑन फ्लोर अपॉन डेल्टा टी, दैट इज माइनस 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। बाय द वे थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग है, तो फिर x में अलग लिखेंगे, y में अलग लिखेंगे, i कैप j कैप में लिख के इंपल्स निकालेंगे, अपॉन टाइम इंटरवल करेंगे, तो वहां से फोर्स आएगा। तो नेक्स्ट अपन देखें, ऐसी मशीन गन वाली प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। एक मशीन गन है और उससे हम बुलेट्स फायर कर रहे हैं। तो एक मशीन गन से बुलेट्स फायर कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि मशीन गन पे कितना फोर्स लगेगा, तो मशीन गन को होल्ड करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। गाइस बुलेट्स जो है मशीन गन के अंदर रेस्ट पर है और बाहर v स्पीड से आ रही है और मास m है। तो एक बुलेट का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो रहा है 0 से mv, यानी कि मोमेंटम चेंज हो रहा है mv। तो एक बुलेट को जो इंपल्स मिल रहा है वो mv मिल रहा है। जितना एक बुलेट को इंपल्स मिलेगा उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में गन को मिलेगा, तो गन को हम बोलेंगे कितना इंपल्स मिल रहा है, mv पीछे की तरफ मिल रहा है। अब 1 सेकंड में यदि n बुलेट्स बाहर निकल रही है, 1 सेकंड में n बुलेट्स बाहर निकल रही है, तो 1 सेकंड में जो टोटल इंपल्स बुलेट्स को इंपार्ट हो रहा है वो nmv इंपार्ट हो रहा है। तो उतना ही 1 सेकंड में गन को ऑपोजिट डायरेक्शन में इंपल्स इंपार्ट होगा, विच इज nmv। तो फोर्स ऑन गन इज nmv। देखो फोर्स ऑन गन कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन गन लिखेंगे इंपल्स ऑन गन, इंपल्स ऑन गन अपॉन डेल्टा टी। अब मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में कितनी बुलेट्स निकल रही है, n डेल्टा टी बुलेट्स निकल रही है। हर एक को कितना इंपल्स मिल रहा है, mv। तो गन को कितना मिलेगा, माइनस mv अपॉन डेल्टा टी। तो हो गया माइनस nmv। माइनस साइन डायरेक्शन के लिए पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो गन पे इतना फोर्स लग रहा है nmv पीछे की तरफ। तो गन को होल्ड करने के लिए nmv फोर्स आगे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो a machine gun fires n bullets per second each of mass m with speed v, which strikes a vertical wall. The force acting on the gun is nmv in backward direction, and hence same amount of force is required in forward direction to hold the gun at rest. If the bullets come to rest after striking the wall, then the force acting on the wall. अब wall पे force देखें तो wall पे एक बुलेट 0 mv मोमेंटम से आ रही है और फिर रेस्ट पर आ रही है। तो एक बुलेट को जो इंपल्स मिल रहा है 0 माइनस mv पीछे की तरफ मिल रहा है, बुलेट को इतना इंपल्स पीछे की तरफ मिल रहा है, तो वॉल को इतना इंपल्स आगे मिल रहा है, तो वॉल को इंपल्स मिल रहा है mv, और पर सेकंड n बुलेट्स आ रही हैं, तो 1 सेकंड में जो टोटल इंपल्स मिल रहा है वो nmv मिल रहा है। तो फोर्स हम बोलेंगे कि बॉल पे कितना है, nmv के बराबर है। और यदि बुलेट सेम स्पीड से रिबाउंड कर रही है तो बुलेट को इंपल्स मिल रहा है माइनस 2mv, तो वॉल को मिलेगा प्लस 2mv, तो ऐसे केस में फोर्स लगेगा 2nmv। तो 2nmv जब सेम स्पीड से रिबाउंड कर रही है और nmv जबकि स्टॉप कर रही है। ये इस तरह से हमें देखना है। सेम दोस्तों ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है और उसमें वाटर फ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ बेंड पे ऐसे वाटर के फ्लो की वेलोसिटी चेंज होगी, हमें बेंड पे फोर्स निकालना है कितना, है ना। तो पहले मोमेंटम डेल्टा mv ऐसे आ रहा है, फिर मोमेंटम डेल्टा mv ऐसे आ रहा है। तो इंपल्स वाटर को कितना मिला, इंपल्स वाटर को मिला डेल्टा पी ऑफ वाटर मॉड। तो डेल्टा mv वर्टिकल है, डेल्टा mv हॉरिजॉन्टल है, दोनों वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो √2 डेल्टा mv हो जाएगा। तो फोर्स ऑन बेंड इज इंपल्स ऑन बेंड ऑन डेल्टा टी। जितना वाटर को इंपल्स मिला है उतना ही बेंड को इंपल्स मिलेगा, तो सेम √2 डेल्टा mv अपॉन डेल्टा टी। अब गाइस जो मास फ्लो रेट होती है वो फ्लूइड्स में हमने पढ़ा रो ए वी के बराबर होती है ना। तो ये हो जाएगा √2 dm/dt × v, जिसको अपन लिख सकते हैं √2
रो ए वी और वी मिलके वी स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 रो ए वी स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। कैसे लग रहा है फोर्स? वाटर का देखें तो फाइनल मोमेंटम इधर है डेल्टा एम बी माइनस इनिशियल मोमेंटम इधर है, तो ये डेल्टा एम वी फाइनल, ये डेल्टा एम वी इनिशियल माइनस, तो ये डेल्टा पी ऑफ वाटर इस तरफ आ रहा है, तो वाटर पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो जो बेंड पे फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, फोर्स ऑन बेंड इस तरफ लगेगा, ये एंगल 45 डिग्री है, तो यानी कि जो बेंड पे फोर्स लगेगा वर्टिकल से 45 या हॉरिजॉन्टल से 45 इस तरह से लगेगा, है ना। तो एम वी आ रहा है, एम वी नीचे जा रहा है, तो √2 एम वी चेंज हुआ अपॉन डेल्टा टी, तो √2 डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू वी, और ये मास फ्लो रेट होगी रो ए वी, तो √2 रो ए वी स्क्वायर, इतना बेंड पे फोर्स लग रहा है। तो वही हमें पहले एम मास ले लेना है, उस पे इंपल्स निकालना है, उतना इंपल्स बेंड पे और अपॉन टाइम से डिवाइड करना है, मास अपॉन टाइम मास फ्लो रेट हो जाएगी, जिसको अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस तरह से हम बेंड पे फोर्स निकालेंगे। तो हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, ये वाला सेक्शन देखा। अब अपन आते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो किसी भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि फॉर अ सिस्टम एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी बाई डी। यदि सिस्टम की बाउंड्री क्लोज्ड है, मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है और नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ऐसे में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पी फाइनल बराबर पी इनिशियल। दो कंडीशन चाहिए, एक तो सिस्टम क्लोज होना चाहिए, मास का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरा आइसोलेटेड होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो सिस्टम के अंदर कुछ भी इवेंट हो रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिस्टम की बाउंड्री क्लोज है और एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 है, तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन माइक्रो लेवल यानी कि एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज के लेवल पे हर जगह होल्ड करेगा। ये एक फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है और सिस्टम क्लोज्ड है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि लीनियर मोमेंटम एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में कंजर्व नहीं है, प्रोबेबली केवल हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यूज में लेंगे। जितने भी तरह के इंटरैक्शंस हैं सबके लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। इंटरनल फोर्सेस लीनियर मोमेंटम को चेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इंटरनल फोर्सेस कितने भी प्रेजेंट हो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा यदि एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 है। तो ये अपन यहाँ पे बोल रहे हैं स्टैंडर्ड सिचुएशन है। हमारे पास एक गन बुलेट, हमारे पास एक कैनन बॉल सिस्टम है, तो कैनन बॉल सिस्टम है इनिशियली रेस्ट पर है, तो पी इनिशियल 0 है। अब यदि बॉल वी स्पीड से इधर निकल रही है तो कैनन रिबाउंड कर रही है इस तरफ, है ना, तो पी फाइनल बराबर पी इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम कैनन बॉल का है एम वी, कैनन का है माइनस एम वी, तो यहां से वी की वैल्यू आ रही है स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम। माइनस साइन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रिबाउंड हम लोगों ने बोल दिया है, पीछे की तरफ ले लिया है। अब यदि हमें काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालना है तो के है हमारा पी स्क्वायर अपॉन 2m, दोनों का मोमेंटम मैग्नीट्यूड सेम है तो प्रोपोर्शनल टू m, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, सो के कैनन अपॉन के बुलेट इज मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ कैनन। क्योंकि मास ऑफ बुलेट बहुत कम है तो कैनन की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होगी। तो जब भी इस तरह से कैनन बॉल सिस्टम है और उसमें बॉल फायर करेंगे तो जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सप्लोजन में, मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी इज टेकन अवे बाय द लाइटर पार्टिकल। सेम चीज होल्ड करेगी अर्थ से, अर्थ कैनन की तरह होगी और जो बॉल फायर कर रहे हैं वो बॉल हमारी बॉल होगी। तो यदि अर्थ पर खड़े होकर हम बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो अर्थ नीचे की तरफ मूव करेगी, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट जो एनर्जी अर्थ को मिलेगी वो अप्रोच 0 को करेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है बॉल के मास के कंपैरिजन में, इसलिए। तो ये कैनन बॉल सिस्टम का स्टैंडर्ड एग्जांपल हो गया। ऐसे मान लीजिए कि एटम है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है और वो फोटोन एमिट कर रहा है, तो फोटोन एमिट कर रहा है तो जो एटम है वो रिबाउंड करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पी फाइनल बराबर पी इनिशियल पी इनिशियल 0 है, पी फाइनल फोटोन का h बाय लैम्डा, एटम का माइनस एम वी, तो यहां से एटम की स्पीड आ रही है h अपॉन एम लैम्डा, और एटम की काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं के एटम इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब एक और सिचुएशन यहां पे ले लेते हैं। मान लीजिए एक एटम, हाइड्रोजन एटम, सपोज हम यहां पे लेते हैं, सपोज एन एटम, एन इलेक्ट्रॉन jumps from n बराबर 2 to n बराबर 1 state. Let lambda 1 be the wavelength of photon when recoil of atom is ignored, and lambda 2 be the wavelength when recoil of atom is taken into account. हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई n बराबर 2 से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन जंप किया है, तो जितना एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है उसके बराबर फोटोन बाहर निकलेगा। अब एक केस में एटम की रिकॉइल को इग्नोर कर रहे हैं और दूसरे केस में एटम की रिकॉइल को ले रहे हैं, किस केस में ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा? तो दोस्तों जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के n बराबर 2 से n बराबर 1 पे आने में, जब रिकॉइल को इग्नोर कर रहे हैं तो सारी एनर्जी फोटोन के पास जा रही है।
और जब रिकॉइल को ले रहे हैं तो थोड़ी एनर्जी एटम के पास भी जा रही है काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। तो सेकंड केस में फोटोन की जो एनर्जी है वो कम है फर्स्ट केस की कंपैरिजन में। फर्स्ट केस में क्योंकि एटम के रिकॉइल को इग्नोर किया है तो जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है वो सारी की सारी एटम के इलेक्ट्रॉन के फोटोन के पास में गई है। और सेकंड केस में जब एटम के रिकॉइल को इनकॉर्पोरेट किया है तो थोड़ी एनर्जी फोटोन के पास में गई है, थोड़ी एटम के पास में गई है, तो फोटोन के पास एनर्जी कम गई है, यानी कि सेकंड केस में एनर्जी कम गई है, तो सेकंड केस में वेवलेंथ ज्यादा होगी hc बाय लैम्डा से, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। आगे देखते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस ले रहे हैं अपन। और अ बॉय ऑफ मास m स्टैंडिंग एट रेस्ट ऑन अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M which is lying at rest on a smooth horizontal surface starts moving at speed v relative, the plank starts moving with velocity vp in opposite direction। तो एक स्टैंडर्ड सिचुएशन है जिसमें कि हमारे पास एक प्लैंक है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, बॉय उस पर स्टैंडिंग है और सडनली बॉय मूव करना स्टार्ट कर दे प्लैंक के रिस्पेक्ट में v स्पीड से, v रिलेटिव से। तो प्लैंक कितनी स्पीड से मूव करेगा? तो गाइस जहां हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है, पहले भी अपन ने सिचुएशन देखी थी कि बॉय प्लैंक के ऊपर एल चल रहा है तो प्लैंक कितना चलेगा, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट और सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। और जहां बॉय की वेलोसिटी गिवन है और प्लैंक की वेलोसिटी निकालनी है वो मोमेंटम से रिलेटेड है। तो पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम बोलेंगे पी फाइनल बराबर पी इनिशियल। अब पी फाइनल में बॉय का मोमेंटम तो मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बॉय बस प्लस प्लैंक का मोमेंटम एम टाइम्स माइनस वीपी बराबर 0। अब जो बॉय की वेलोसिटी है वो हमें प्लैंक के रिस्पेक्ट में गिवन है तो हमें उसको ग्राउंड में हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा। velocity of boy relative to the plank, velocity of boy relative to the plank which is v relative plus velocity of plank which is minus vp. This is velocity of boy, velocity of boy relative to the plank plus velocity of plank। तो ये opposite direction में यहाँ माइनस साइन आया और vbp v relative हो गया प्लस कैपिटल M माइनस vp बराबर 0। तो यहाँ से vp की वैल्यू आ रही है mv relative अपॉन m प्लस m। इसको अपन डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं mv relative अपॉन m प्लस m। अब यहाँ पे एक और चीज समझनी है, मुझे बताओ बॉय प्लैंक पे चलते चलते स्टॉप कर जाए तो प्लैंक इमीडिएटली स्टॉप करेगा या थोड़ी देर बाद में स्टॉप करेगा? तो प्लैंक इमीडिएटली स्टॉप करेगा क्योंकि टोटल मोमेंटम हमेशा 0 है, तो जैसे ही v रिलेटिव 0 होगा vp भी 0 होगा। एक्चुअली स्टॉप करने के लिए बॉय पे रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, तो प्लैंक पे भी रिटार्डिंग फोर्स लगेगा क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। इसलिए बॉय भी स्लो डाउन होगा तो प्लैंक भी स्लो डाउन होगा, बॉय स्पीड अप होगा तो प्लैंक भी स्पीड अप होगा, बॉय स्टॉप करेगा तो उसी मोमेंट पे प्लैंक भी स्टॉप करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अभी तक अपन ने क्या किया है, सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, इंपल्स, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सेक्शन फिनिश किया। अब आ रहे हैं अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे। ये ऑप्शनल है, जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़वा नहीं है तो वो छोड़ भी सकते हैं, है ना, बट ये आपको आता है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा, एडवांस में भी, बिट सेट में भी। तो पढ़ लेना, यदि आपको कुछ फॉर्मुलाज हैं जो कि आप लर्न कर लें, बट ये काम की चीज है। तो सी फ्रेम क्या, कोई भी सिस्टम है उसका एक सेंटर ऑफ मास है। सिस्टम में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है। तो अ रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सी फ्रेम। ऐसा ऑब्जर्वर जो कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे कि वो सी फ्रेम है। तो सी फ्रेम की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपन एक एक करके देखेंगे। पहले मैं आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में M1 दे रखा है हमें सपोज 2 kg, M2 दे रखा है हमें 3 kg, है ना, और M1 मूव कर रहा है सपोज U1 से M1 मूव कर रहा है, U1 की वैल्यू गिवन है सपोज 2 8 16, 3 2 6, 3 3 3 4 12, ओके। तो M1 मूव कर रहा है, U मूव कर रहा है, ये सपोज मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ओके। और U2 ये मूव कर रहा है सपोज 8 मीटर्स पर सेकेंड से, या 3 5 3 6 18 ले लेते हैं, 18। तो ये अपन ले लेते हैं से U2 मूव कर रहा है 8 3 6 ये ले लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, और इसको ले लेते हैं अपन 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया V2। अब इस सिस्टम के सेंटर ऑफ, तो ये दो पार्टिकल्स हैं जो ग्राउंड फ्रेम में मूव कर रहे हैं। गिवन ग्राउंड फ्रेम में दो पार्टिकल्स U1 V1 V2 से मूव कर रहे हैं इस तरह से, ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 V1 तो 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 3, तो -8 प्लस 18 10 अपॉन 5 2 मीटर्स पर सेकेंड। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। अब हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सी फ्रेम V1 विद रिस्पेक्ट टू CM। इसको हम ऐसे सिंबल्स में ऐसे लिखते हैं V1 डैश, ऊपर डैश लिखा हुआ है मतलब कि ये सी फ्रेम के अंदर है। तो V1 CM, सी फ्रेम में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, V1 माइनस VCM। तो V1 दे रखा है अपने को -4, VCM है अपना +2, तो सी फ्रेम में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 6 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे V2 CM, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, तो उसको V2 डैश से लिखेंगे, दैट इज V2 माइनस VCM। तो ये हो गया हमारा V2 माइनस VCM। सो V2 है 6
VCM है 2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल की सी फ्रेम में वेलोसिटी आ गई। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम सी फ्रेम में डैश लगा रहा हूं, मतलब रिलेटिव टू सीएम हो जाएगा m1 v1 डैश। तो m1 है 2, v1 डैश है -6, तो हो गया -12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्टिकल का सी फ्रेम में मोमेंटम। सेकंड पार्टिकल का सी फ्रेम में मोमेंटम m2 v2 डैश, दैट इज 3 into 4 विच इज +12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही फर्स्ट पार्टिकल की सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी k1 डैश इज हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर, दैट इज हाफ m1 की वैल्यू है 2, v1 डैश स्क्वायर, तो v1 डैश अपन ने निकाला 6 -6, तो ये 36 हो गया, ये हो गया 36 जूल। सेकंड पार्टिकल की सी फ्रेम में जो एनर्जी है दैट इज हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, तो ये आ रहा है हाफ m2 की वैल्यू है 3, v2 डैश है हमारा 4, तो 16, तो 8 3 24 जूल। तो इस तरह से दोनों पार्टिकल्स की सी फ्रेम में वेलोसिटी निकाली, दोनों पार्टिकल का सी फ्रेम में मोमेंटम निकाला, दोनों पार्टिकल की सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी निकाली। और सिस्टम की सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k डैश, दैट इज k1 डैश प्लस k2 डैश, तो यार 36 + 24 60 जूल। और सेंटर ऑफ मास की खुद की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, kcm, दैट इज हाफ m1 प्लस m2 vcm का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 5, cm की वेलोसिटी आ रही थी 2, तो 4, तो यार ये 10 जूल। तो दोनों पार्टिकल्स की सी फ्रेम में एनर्जी है 60 और सीएम की मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी है 10। तो ये हम लोगों ने सी फ्रेम में डेटा को कन्वर्ट किया। ग्राउंड फ्रेम में डेटा गिवन था, सीएम की वेलोसिटी निकाली, दोनों पार्टिकल की सी फ्रेम में वेलोसिटी निकाली, मोमेंटम निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इस पार्टिकल का सी फ्रेम में मोमेंटम बताओ, इस पार्टिकल का सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब सी फ्रेम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को अपन देखते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है, ऐसा फ्रेम जो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको सी फ्रेम बोलते हैं। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स इन सी फ्रेम इज ऑलवेज जीरो। किसी भी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यदि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम देखेंगे तो वो हमेशा जीरो आएगा, है ना। मतलब पी नेट इन सी फ्रेम में डैश लगा देता है, ये जो होगा ये जीरो के बराबर होगा। एक्चुअली पी नेट कितना होता है, सिग्मा एम आई वी आई, पी नेट होता है सिग्मा एम आई वी आई विच इज मास टाइम्स वीसीएम। अब सी फ्रेम में देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सीएम रिलेटिव टू सीएम कितनी होगी, जीरो होगी, इसलिए टोटल मोमेंटम सी फ्रेम में जीरो आ रहा है। और या देखो यहाँ पे अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी देखो, एक का -12 आ रहा है, एक का दूसरा का +12 आ रहा है, टोटल मोमेंटम सी फ्रेम में कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यही अपन कह रहे थे। फिर सेकंड, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि टोटल मोमेंटम इन सी फ्रेम में जीरो। यदि हमारे पास 2 पार्टिकल्स का सिस्टम है और हमको सी फ्रेम में देख रहे हैं फ्रॉम सी फ्रेम, तो क्योंकि दोनों का टोटल मोमेंटम जीरो है सी फ्रेम में, यानी कि हमेशा सी फ्रेम से ऑब्जर्व करने पे दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और m1 v1 डैश m2 v2 डैश के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और यदि 1 स्टॉप कर रहा है सी फ्रेम में तो 2 भी उसी मोमेंट पे स्टॉप करेगा। तो 2 पार्टिकल का सिस्टम है तो सी फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स एक साथ स्टॉप करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक स्टॉप कर रहा हो दूसरा नहीं चल रहा हो, दोनों एक साथ स्टॉप करेंगे, दोनों हमेशा हर मोमेंट पे सी फ्रेम में इक्वल मोमेंटम पजेस कर रहे होंगे, ये हम बोल रहे हैं। फिर गाइस किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन रेफरेंस फ्रेम से ग्राउंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सी फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमारे कई प्रॉब्लम्स को बहुत फास्ट करवा देता है, एनर्जी का फ्लो हमें अच्छे से समझ में आता है। ये हमें समझना है, किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सी फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये कैसे, देखो यहां पे देखो, जैसे अपन ने देखा था यहां पे काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम आ रही है 60, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रही है 10, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी K बराबर K डैश प्लस KCM 70 जूल। अब अपन ऑल्टरनेटली देखें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी निकाल सकते थे, K बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, तो हाफ m1 है हमारा 2, v1 स्क्वायर है 16, हाफ m2 है हमारा 3, v2 स्क्वायर है 36। देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16 प्लस 18 इंटू 3 54 प्लस 16 70 जूल आ रहा है। तो आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चाहे K डैश प्लस KCM से निकालो या K1 प्लस K2 से निकालो, सेम आ रही है। तो कई बार ऐसे लिखने से फायदा होता है Ke बराबर K डैश प्लस KCM। अब यहां से दो चीजें देखते हैं। पहली चीज, यदि हम सपोज हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं m1 m2, उनकी रेफरेंस फ्रेम A में एनर्जी निकालो, रेफरेंस फ्रेम B में एनर्जी निकालो, रेफरेंस फ्रेम C में एनर्जी निकालो। हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन पार्टिकल्स की एनर्जी कौन से फ्रेम में मिनिमम आएगी। यदि अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो किस रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आएगी, गेस करो किस रेफरेंस फ्रेम में सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आएगी। तो सी फ्रेम में हमेशा सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी और फ्रेम में एनर्जी लिखोगे तो लिखोगे K इन A फ्रेम A बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सी फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ CM इन A फ्रेम। B में लिखोगे तो K डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सी फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ CM इन B फ्रेम। तो हमेशा ये एक्स्ट्रा टर्म रहेगी, बट सी फ्रेम में लिखेंगे तो ये टर्म हट जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ CM रिलेटिव टू CM जीरो होगी, तो केवल K डैश ही बचेगी। तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा कौन से फ्रेम में आएगी, सी फ्रेम में आएगी। तो K बराबर K डैश प्लस KCM, एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, ये कब काम आता है हमारा,
तो एक तो अपन ये देख लिया काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम इन सी फ्रेम। फिर ये कब काम आता है, एक और अपन ये देख लें, यदि टू पार्टिकल सिस्टम है, यदि टू पार्टिकल सिस्टम है तो ऐसे में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम में जो होगी वो हम प्रूव कर सकते हैं हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर के बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर के बराबर होगी। म्यू बराबर m1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको रिड्यूस मास बोलते हैं, और वी रिलेटिव v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो सिस्टम की सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टू पार्टिकल सिस्टम की हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये हम याद रखेंगे। प्रोबेबली आपको याद होगा, नहीं तो आप याद करोगे, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर होगी। तो एक तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, उसी एनर्जी को ब्रेक करके लिख सकते हैं k डैश प्लस kcm, इस तरह से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। अब कब इस तरह से एनर्जी को ब्रेक करना हमारे लिए एडवाइजेबल होता है, फायदेमंद होता है, कब काइनेटिक एनर्जी को k डैश प्लस kcm लिखना कब फायदेमंद होता है, तो ऐसी सिचुएशन जिसमें केवल इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, वहां एनर्जी को ब्रेक करके विजुलाइज करना फायदेमंद होता है। k बराबर k डैश प्लस kcm। अब क्योंकि इवेंट इंटरनल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में हो रही है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन अनअल्टर्ड रहेगा, तो केसीएम वाला अकाउंट लॉक हो जाएगा। अपन इमेजिन करेंगे काइनेटिक एनर्जी को अपन ने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक k डैश प्लस kcm, तो जो kcm वाला अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीएम के मोशन से एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, केवल k डैश चेंज होगा। तो यदि काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकती है, k डैश के बराबर। या कोई और एनर्जी जैसे एक्सप्लोजन में केमिकल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, तो कौन सा अकाउंट में जाएगी, k डैश में जाएगी। तो केवल k डैश से ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। यदि बाहर से कोई और फॉर्म k डैश में आ रही है तो k डैश में आएगी, या काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो k डैश में कन्वर्ट होगी, k डैश वाली एनर्जी कन्वर्ट होगी, kcm वाले अकाउंट पे लॉक रहेगा, वो चेंज नहीं होगी। तो किसी भी इवेंट में जो केवल इंटरनल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी में जो लॉस हो सकता है वो k डैश के बराबर हो सकता है, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर के बराबर हो सकता है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको कोलिजन में मैं यूज में लूंगा, समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां आपकी मास कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा होता है, कंटिन्यूअस मैनर में। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेन ड्रॉप नीचे गिर रही है तो लगातार मॉइस्चर कलेक्ट करते हुए आ रही है, तो उसका मास चेंज हो रहा है। रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, रॉकेट मूव कर रहा है, तो रॉकेट से गैसेस इजेक्ट हो रही है, फ्यूल बर्न होकर गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो रॉकेट का मास चेंज हो रहा है। सपोज एक कंटेनर है जिसमें कि सैंड फिल्ड है और या वाटर फिल्ड है और उसमें लीकेज है, तो धीरे धीरे सैंड या वाटर स्पिल हो रहा है और कंटेनर मूव कर रहा है, तो ये वेरिएबल मास सिस्टम है। या सपोज कोई फैक्ट्री है जिसमें कि बेल्ट मूव कर रहा है और ऊपर से ग्रेन पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स या मिनरल्स कंटिन्यूअसली उस पर लोड हो रहा है, तो मास वेरी कर रहा है, तो ऐसा वेरिएबल मास सिस्टम होगा। तो वेरिएबल मास सिस्टम के लिए हमें इक्वेशन अलग से लिखनी पड़ेगी। वेरिएबल मास सिस्टम के लिए जो हमें न्यूटन सेकंड लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म काम में लेनी वो है m dv/dt बराबर f प्लस v रिलेटिव dm/dt। ये हमारे को जैसे हम वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ये टाइम टी पे सिस्टम का मास है, ये टाइम टी पे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, बराबर f जो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, v रिलेटिव जितनी वेलोसिटी से मास ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है सिस्टम के रिलेटिव, एंड dm/dt जिस रेट से मास ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है ना। हर टर्म को समझना है। ये टाइम टी पे सिस्टम का मास, टाइम टी पे एक्सेलरेशन, सिस्टम पे जो टाइम टी पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, v रिलेटिव जिस रिलेटिव वेलोसिटी से मास ऐड या सबट्रैक्ट हो रहा है, और dm/dt जिस रेट से मास ऐड या सबट्रैक्ट हो रहा है। तो गाइस यदि मास जो ऐड या सबट्रैक्ट हो रहा है वो मोशन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब तो v रिलेटिव पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। मास ऐड हो रहा है तो dm/dt पॉजिटिव आएगा, मास सबट्रैक्ट हो रहा है तो dm/dt नेगेटिव आएगा। मोस्टली वन डायमेंशनल प्रॉब्लम होगी तो एरो हटा देंगे और उसके साथ डील करेंगे। तो ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ काम में लेना है सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के लिए। दोस्तों ये जो v रिलेटिव dm/dt है इसको बोलते हैं हम थ्रस्ट फोर्स। जो मास ऐड या सबट्रैक्ट हो रहा है उसकी वजह से जो सिस्टम पे फोर्स लग रहा है वो थ्रस्ट फोर्स है। तो ये v रिलेटिव dm/dt इज थ्रस्ट फोर्स। जैसे रॉकेट के केस में देखें तो रॉकेट के केस में गैसेस इजेक्ट हो रही हैं तो v रिलेटिव इस तरफ है और रॉकेट की वेलोसिटी v इस तरफ है ना, तो v रिलेटिव नेगेटिव है, dm/dt नेगेटिव है क्योंकि मास कम हो रहा है, तो ft विच इज v रिलेटिव dm/dt ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो थ्रस्ट फोर्स किधर लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स गैसेस जो इजेक्ट हो रही है वो इस तरफ फोर्स लगा रही है, थ्रस्ट फोर्स। ऑलराइट, ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास जैसे एक कार्ट है और इसमें एक हॉपर से सपोज ग्रेन्स लोड हो रहे हैं ये v वेलोसिटी से, तो v रिलेटिव जो है वेलोसिटी ऑफ मास रिलेटिव टू द कार्ट, तो जो ग्रेन पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, कार की वेलोसिटी v है, तो ग्रेन पार्टिकल्स की कार के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 माइनस v होगी कार के रिस्पेक्ट में। कार v से जा रही है, ग्रेन पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल में स्टॉप्ड है, तो ग्रेन पार्टिकल्स की कार के रिस्पेक्ट में माइनस v वेलोसिटी होगी। और dm/dt पॉजिटिव है, तो इस केस में थ्रस्ट फोर्स देखेंगे तो नेगेटिव आएगा। इनकमिंग मास इस पे किधर फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये हमारा थ्रस्ट फोर्स रहेगा। थ्रस्ट फोर्स जो इनकमिंग मास या आउटगोइंग मास फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो थ्रस्ट फोर्स है। तो ये वेरिएबल मास सिस्टम था। अब हम लोग आते हैं कोलिजन पे। कोलिजन क्या है, कोलिजन जितने भी स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, मोस्टली कोलिजन बेस्ड है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लॉन टेनिस खेल रहे हैं, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम गोल्फ खेल रहे हैं, हम बेसबॉल खेल रहे हैं, सब कोलिजन बेस्ड है ना, या बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, कोलिजन बेस्ड है। कोलिजन में दो या दो से ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपस में कॉन्टैक्ट में आ रही है और लार्ज वैल्यू का फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई कर रही है और फिर सेपरेट हो रही है या फिर स्टिक होकर साथ साथ चल रही है। तो कोलिजन में थ्री स्टेजेस हैं बिफोर द कोलिजन।
कोलाइड होने से पहले पार्टिकल्स की क्या स्टेट ऑफ मोशन थी, दैट इज बिफोर द कोलिजन। ड्यूरिंग द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे कोलाइड कर रही है और किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, दैट इज ड्यूरिंग द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन सेपरेट होने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या है। तो हमें ये चीज नोटिस करनी है कि ड्यूरिंग द कोलिजन फर्स्ट सेकंड पे फोर्स लगा रही है, सेकंड वन पे फोर्स लगा रही है, तो इंटरनल फोर्स हो गए। और बाय द वे कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है जैसे ग्रेविटी, हम उसको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि कोलिजन की ड्यूरेशन बहुत छोटी है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सटर्नल फोर्सेस का इंपैक्ट जीरो होगा, तो अपन उसको इग्नोर कर देंगे। तो 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, 2 1 पे फोर्स लगा रहा है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, दैट मींस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो कोई भी आइसोलेटेड कोलिजन है तो उसमें हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। आइसोलेटेड कोलिजन मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो ऐसे में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। So collision is an event in which two or more objects exert relatively strong forces for a short duration. 1 2 पे फोर्स लगाएगी, 1 2 पे फोर्स लगाएगी जो 2 का मोमेंटम चेंज करेगा, 2 1 पे फोर्स लगाएगी जो 1 का मोमेंटम चेंज करेगा, बट टोटल चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। तो दिस इज बिफोर द कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग द कोलिजन, दैट इज आफ्टर द कोलिजन। पी फाइनल बराबर पी इनिशियल, मोमेंटम कंजर्व्ड है। दोस्तों 1 2 पे 1 पे जो फोर्स लग रहा है, देखो ये 1 है, ये इधर मूव कर रही है और इस पे फोर्स F on 1 ड्यू टू 2 ऐसे लग रहा है ना। और ऐसे ये 1 है, हम इसको बोल देते हैं 1। ऐसे जो M2 है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है F on 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 dt, ये इंपल्स हो गया। इंपल्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1। इंपल्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2। 1 पे जो इंपल्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 1 पे जितना फोर्स लग रहा है dt इंटीग्रेशन या डेल्टा टी भी कर सकते हो। ये इंपल्स ऑन 1 है, किसकी वजह से? 2 की वजह से। और ये किसका मोमेंटम चेंज करेगा? 1 का, m v1 माइनस u। ऐसे ही इंपल्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 dt इंटीग्रेशन, ये किसका मोमेंटम चेंज करेगा? 2 का, m v2 माइनस u2। अब सिंस I12 बराबर माइनस ऑफ I21, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। m1 डेल्टा p1 प्लस m2 डेल्टा p2 बराबर 0। डेल्टा p1 प्लस m1 डेल्टा v1, सॉरी m1 डेल्टा v1 प्लस m2 डेल्टा v2 बराबर 0 और डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीजें हैं। नोटिस करने वाली चीजें क्या है? नोटिस करने वाली चीजें हैं, दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो बताओ किसका मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा। दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो किसकी वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो क्योंकि टोटल मोमेंटम चेंज 0 है, तो दोनों में मोमेंटम चेंज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी में चेंज छोटा होगा, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा। लाइटर पार्टिकल में वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और जो हेवियर पार्टिकल है उसमें वेलोसिटी में चेंज कम होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ये अपन देख रहे हैं, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब दोस्तों कोलिजन को अपन 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इलास्टिक, पार्शियल इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और ऐसे 1D एंड 2D। एनर्जी के बेसिस पे पार्शियली परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड पार्शियली इनइलास्टिक, और डायरेक्शन के बेसिस पे 1D एंड 2D। तो पहले अपन ये समझते हैं, देखो एक चीज ये समझना अपने को, जब भी कोई कोलिजन हो रही है, जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये U1, ये सपोज सेकेंड पार्टिकल U2 से आ रहा है, और ये फर्स्ट पार्टिकल जो U1 से मूव कर रहा है उससे कोलाइड कर रहा है, U2 ग्रेटर देन U1 है। अभी दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये ड्यूरिंग द कोलिजन है, और फिर सेपरेट हो गए, ये V1 से और ये V2 से, ये सेपरेट हो गए। ठीक है, सेकेंड पार्टिकल V2 से मूव कर रहा है, फर्स्ट पार्टिकल V1 से मूव कर रहा है। तो हमें ये समझना है, ड्यूरिंग द कोलिजन डिफॉर्मेशन increases and becomes maximum when both attain same velocity। हर कोलिजन में एक स्टेट ऐसी होगी जब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को टच किए हुए हैं और डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है। चाहे वो देखो क्रिकेट बैट के साथ में बॉल हिट कर रही है, या टेनिस रैकेट के साथ में टेनिस बॉल हिट कर रही है, या बैडमिंटन रैकेट के साथ में शटल हिट कर रही है, या गोल्फ बॉल को गोल्फ स्टिक हिट कर रही है, या बिलियर्ड बॉल को बिलियर्ड स्टिक हिट कर रही है। उनके इंपैक्ट की ड्यूरेशन में जो शॉर्ट ड्यूरेशन की इंपैक्ट है, उस शॉर्ट ड्यूरेशन का जो इंपैक्ट है, उसी में एक स्टेट ऐसी आएगी जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। वो कब होगा? जब दोनों की वेलोसिटी सेम है। एट दिस इंस्टेंट जो k डैश है वो 0 हो जाएगा, k डैश 0 हो जाएगा। तो यानी कि जितनी k डैश इनिशियल थी, कितनी थी? हाफ म्यू u रिलेटिव का स्क्वायर, वो सारी की सारी डिफॉर्मेशन एनर्जी में u में कन्वर्ट हो जाएगी इस समय। अब यदि डिफॉर्मेशन धीरे धीरे कम होकर 0 हो जाता है, यानी कि k फाइनल और k इनिशियल बराबर हो जाती है, तब तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। यदि डिफॉर्मेशन एज इट इज मैक्सिमम रहता है और इस मैक्सिमम डिफॉर्म स्टेट में दोनों साथ साथ चल रही हैं, तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। या डिफॉर्मेशन पार्शियली रह जाता है, k फाइनल k इनिशियल के बराबर नहीं है, तो ऐसे में कोलिजन पार्शियली इनइलास्टिक है। तो हमेशा यहां तक तो पहुंचेंगे, देखो कि एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जबकि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी,
ये तो हो गई। अब यदि यहां से डिफॉर्मेशन बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो पा रहा है तो कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, के डैश इसमें 0 होगा, दोनों सेम वेलोसिटी चलते रहेंगे, इसमें लॉस मैक्सिमम होगा। थोड़ा डिफॉर्मेशन रहेगा, दोनों पार्टिकल्स अलग अलग हो गए तो के फाइनल के इनिशियल के बराबर नहीं हुई, उससे थोड़ी कम रही, तो कोलिजन पार्शियली इनइलास्टिक है। और जब डिफॉर्मेशन कंप्लीटली रिमूव हो गया, दोनों पार्टिकल सेपरेट हो गए और अलग अलग चल रहे हैं, सच दैट के फाइनल बराबर के इनिशियल, तो हम बोलेंगे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो दोस्तों कोलिजन में जो भी एनर्जी में लॉस आएगा वो के डैश वाले अकाउंट से आएगा। यदि कंप्लीटली सारा के डैश खाली हो गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल भी खाली नहीं हुआ वापस से रिस्टोर हो गया तो परफेक्टली इलास्टिक है, और थोड़ा खाली हो गया है तो पार्शियली इनइलास्टिक है। ये हम लोग बोल रहे हैं कोलिजन के बारे में। तो ऐसे कोलिजन में एनर्जी के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन हो गए, वन इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां जो के फाइनल है और के इनिशियल है वो बराबर है, यहां के फाइनल के इनिशियल से कम है, और यहां दोनों पार्टिकल्स स्टिक कर गए, के फाइनल डैश 0 हो गया। के फाइनल 0 नहीं हुआ है, के फाइनल डैश जो सी फ्रेम में वेलोसिटी है वो 0 हो गई है, सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है। ये हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो और डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरह की कोलिजन होती है, 1D एंड 2D। यदि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एक ही लाइन के होंगे तो हम बोलेंगे कोलिजन 1D है, और एटलीस्ट एक भी पार्टिकल की वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे कोलिजन 2D है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे ऐसे 1D 2D दो कोलिजन हो जाएंगी। अब अपन कोलिजन्स के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो 3 तरह की कोलिजन है हमारी, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। तो पहले 1D इलास्टिक कोलिजन को बोल रहे हैं। तो कोलिजन को अपन इंपैक्ट भी बोलते हैं, इंपिंच भी बोलते हैं, और 1D का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एक ही लाइन के होंगे, तो 1D कोलिजन भी बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, डायरेक्ट कोलिजन भी बोलते हैं। 1D हेड ऑन या डायरेक्ट। तो 1D कोलिजन है, इलास्टिक है, इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 है, फाइनल वेलोसिटीज v1 v2 है। दोस्तों एक मोमेंटम कंजर्वेशन टूल रहेगा हमारे पास में, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। दूसरा k इनिशियल बराबर k फाइनल, ये हमारे पास टूल रहेगा। और इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आएगी जो कि हमारे बहुत काम की इक्वेशन है, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, या u2 माइनस u1 बराबर v1 माइनस v2। दोनों तरफ सब्सक्रिप्ट्स ऑपोजिट रखनी है। तो हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। 1D इलास्टिक कोलिजन में अप्रोच की वेलोसिटी और सेपरेशन की वेलोसिटी बराबर होगी, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस u1। तो जब भी हमें बेसिक से सॉल्व करना होगा तो हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन काम में लेना पसंद करेंगे। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, इसको हम पसंद नहीं करेंगे, और थर्ड ये वाली इक्वेशन u रिलेटिव बराबर u12, मतलब इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो u12 बराबर माइनस v12, या u12 बराबर v21, ऐसे भी लिख सकते हो, u12 बराबर माइनस v12 या v21। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम काम में लेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे v के फॉर्मूला भी आ जाएंगे। तो v1 है, याद रख सकते हैं अपन जेईई मेंस बिटसेट के लिए, v1 है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। और v2 का अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें सब्स्टिट्यूट इंटरचेंज कर दो। तो v2 इज m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1। ये हमारा v2 का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इससे फास्ट सॉल्व हो जाएगा। ये 1D इलास्टिक कोलिजन हुई, k इनिशियल और k फाइनल बराबर है। अब इसमें स्पेशल केसेस है इक्वल मासेस। यदि m1 और m2 बराबर है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि जो v1 है वो u2 के बराबर हो जाएगा और जो v2 है वो u1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों पार्टिकल्स अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगे, फर्स्ट की वेलोसिटी सेकंड के पास चली जाएगी, सेकंड की फर्स्ट के पास आ जाएगी। यहां फिगर में भी यही दिखा रखा है, जैसे 4 और 3 से आ रहा है तो इसके पास 3 हो जाएगी और इसके पास 4 हो जाएगी। ये रहा, ये 2 और 0 से आ रहा है तो ये स्टॉप कर जाएगा और इसके पास 2 हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन। तो 1D कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, आइडेंटिकल मासेस हैं, तो ऐसे में वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो रही है। दिस इज 1D इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस। सेकंड है यदि हमारा टारगेट पार्टिकल रेस्ट पर है, टारगेट पार्टिकल रेस्ट पर है यानी कि u2 0 है, तो ऐसे में एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखो जिसमें u2 0 कर दो, एक u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1 लिखो, उसमें u2 0 कर दो, दोनों को सॉल्व कर लो। एक तरीका तो है। एक फॉर्मुला से जाएं तो v1 हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, सेकंड वाली टर्म हट जाएगी, और v2 हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो यहां से v1 और v2 की वैल्यूज आ जाएगी। दोस्तों ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम एक चीज बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल के ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रांसफर्ड टू द टारगेट। प्रोजेक्टाइल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन टारगेट को ट्रांसफर हुआ। ये प्रोजेक्टाइल है और ये टारगेट है, ये टारगेट है और ये प्रोजेक्टाइल है। तो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन टारगेट को ट्रांसफर हुआ। तो प्रोजेक्टाइल की कितनी, कोलिजन इलास्टिक है तो लॉस तो हो नहीं रहा, तो जितना 1 में लॉस हुआ है k1 इनिशियल माइनस k1 फाइनल, 1 की काइनेटिक एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट हुआ है वो सब कहां गया 2 में, क्योंकि लॉस तो हो नहीं रहा। तो ये तो हुआ ट्रांसफर टू 2 अपॉन k1 इनिशियल, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ 1 ट्रांसफर टू 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस k1 फाइनल अपॉन k1 इनिशियल, ये हो जाएगा 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर। दोस्तों v1 को लिख लेंगे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, सेकंड वाली टर्म 0 होगी, तो हो जाएगा 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो या ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जब सेकंड पार्टिकल रेस्ट पर है और 1D इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो कितना फ्रैक्शन इनिशियल का सेकंड को ट्रांसफर होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर,
और या फिर ऑन द स्पॉट डिराइव कर लो। तो दोस्तों जितना ये फ्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा, इसको अपन ईटा बोल देते हैं, ईटा। तो ये फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, ईटा इज मैक्सिमम व्हेन m1 बराबर m2। दोनों पार्टिकल्स यदि हमारे सेम मासेस के हैं तो फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 होगा, है ना। तो जितना m1 और m2 क्लोज होंगे, द क्लोजर आर द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2, द ग्रेटर इज ईटा। इसका डे टू डे लाइफ में कैसे काम आता है? तो मान लीजिए एक बॉल आ रही है 500 ग्राम की और उसे हमें को स्टॉप करना, उसको अपने को स्लो डाउन करना है, तो उसको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करा रहे हैं। एक फास्ट मूविंग बॉल आ रही है से 500 ग्राम की और उसको अपने को स्लो डाउन करना है, तो अपन उसको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करवा रहे हैं। अब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मास इस मूविंग बॉल के जितना क्लोज होगा उतना ही ये ज्यादा एनर्जी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेगी और इसकी स्लो डाउन उतना ही ज्यादा होगा। यदि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मास बॉल के मास के बराबर हो गया तो ऐसे में ये एग्जैक्टली स्टॉप कर जाएगी, है ना। तो इसको अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में काम में लेते हैं, जहां पे अपनी फिशन रिएक्शन होती है तो वहां पे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करने के लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना होता है। तो जितना क्लोजर मास की पार्टिकल से न्यूट्रॉन्स को कोलाइड कराएंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी न्यूट्रॉन्स की उन पार्टिकल्स को ट्रांसफर होगी, तो ये स्लो डाउन उतना ही ज्यादा होंगे। तो ये अपने को याद रखना है कि भाई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आ रही है और उसको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करा रहे हो तो ज्यादा एनर्जी कब ट्रांसफर होगी, जबकि हमारा जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसका मास फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के जितना क्लोज है और बराबर है तो 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन में बार बार काम आएगा, इसको अपने को समझना है। मैसिव टारगेट, अब मान लो प्रोजेक्टाइल या टारगेट में कोई एक मैसिव है, तो देखो ऐसे समझो जैसे क्रॉसिंग पे एक बाइसिकल खड़ी हुई है और ट्रेन ने आके कोलिजन कर ली, या सामने से ट्रक आ रहा है और मैंने इधर से बॉल थ्रो करी, तो इनमें से एक ऑब्जेक्ट बहुत मैसिव है, तो अपने को मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन को यूज में लेके हम प्रूव कर सकते हैं कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। जैसे m1 मैसिव है तो v1 बराबर u1, ये अप्रोक्सीमेशन है, मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है। यदि m1 मैसिव है तो v1 बराबर u1 और जो v2 है वो इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली वो हम न्यूटन उससे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से फाइंड कर लेंगे, v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2, है ना। अब मान लीजिए हमारा m2 मैसिव है, m2 मैसिव है तो v2 तो ऑलमोस्ट u2 के बराबर है, तो v2 को u2 रख दिया और v1 की वैल्यू आ जाएगी। और यहां पे मान लीजिए m1 मैसिव है तो v1 तो हमारा u1 के बराबर हो गया, v1 अप्रोक्सीमेटली u1 के बराबर हो गया, तो v1 को u1 रख दिया और v2 की वैल्यू आ जाएगी। इन केस मैसिव ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जैसे u1 0 है तो v2 बराबर माइनस u2, जितनी स्पीड से दीवार पे बॉल टकराएगी उतनी स्पीड से रिबाउंड करेगी, इलास्टिकली कोलाइड कर रही है, दीवार स्टेशनरी है। तो ये रिजल्ट हम याद नहीं करेंगे ऑन द स्पॉट, 1 2 में से जो मैसिव है उसकी वेलोसिटी तो अनचेंज, सेकंड वाले की इस इक्वेशन से निकाल लो। और यदि मैसिव ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो कोलिजन के बाद में भी स्टेशनरी रहेगा। मान लो 2 मैसिव है तो u2 0 है तो v2 भी 0 होगा, यानी कि v1 बराबर माइनस u1, इसको अपन यूज में लेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आगे देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हम ऑलरेडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देख चुके हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रही है और कोलिजन के बाद में स्टिक कर रही है, दैट मींस v रिलेटिव 0 हो गया है, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल स्टॉप कर गए, जितनी k डैश इनिशियल थी वो सारी की सारी डिफॉर्मेशन में ही रह गई है, काइनेटिक एनर्जी वापस से रिस्टोर नहीं हो पाई है, k डैश फाइनल वाला काउंट 0 है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है? लिखा हुआ होगा बोथ द पार्टिकल्स स्टिक टू ईच अदर, दैट मींस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ऐसी कोलिजन में गाइस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 होगी। कैसे निकालें वो वेलोसिटी? m1 प्लस m2 इंटू v, ये फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, रीअरेंज करेंगे तो कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी कि कॉमन वेलोसिटी कितनी है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें लॉस इन एनर्जी मैक्सिमम होगा कितना? जितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी सी फ्रेम में उतनी, यानी कि हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, ये एनर्जी में लॉस होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। दोस्तों पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन के साथ डील करने के लिए वी हैव न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसी भी कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम होगी या इक्वल होगी, इन केस एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है तो इक्वल होगी और एनर्जी में लॉस हो रहा है तो कम होगी। तो न्यूटन्स लॉ इज कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v1 माइनस v2 इज e टाइम्स u1 माइनस u2। ये हमें यूज में लेना होगा जहां पे पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन है। यदि परफेक्टली इलास्टिक है तो e बराबर 1 हो जाएगा, यदि परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली इनइलास्टिक है तो सेपरेट ही नहीं हो रहे हैं तो e बराबर 0 हो जाएगा, अदरवाइज e बिटवीन 0 एंड 1 होगा। और इन केस e ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये होगा जहां ke इंक्रीज हो रही है, यदि कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में तो ऐसे में e ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता डे टू डे लाइफ में, तो वहां e 0 से 1 के बीच में होगा, तो e को अपन 0 से 1 के बीच में ही लेंगे। वन डायमेंशनल पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन, तो इसमें क्या होगा, एक मोमेंटम कंजर्वेशन अपने पास टूल रहेगा, k फाइनल k इनिशियल से छोटी है तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन अपने पास टूल रहेगा, और सेकंड इक्वेशन अपनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दो इक्वेशन रहेगी। इनको सॉल्व करके हम पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन के साथ डील करेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन है, e गिवन होगा या e पूछा होगा, तो ये दो इक्वेशन हमें काम में लेनी होगी, इनसे सॉल्व करेंगे हम लोग। दोस्तों पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी में लॉस होगा, और कितना होगा? जितना सी फ्रेम में एनर्जी कम हो गई है उतने से होगा। यदि हम डिराइव करेंगे तो एनर्जी में लॉस आएगा हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मुला हमें याद रखना होगा कि लॉस इन एनर्जी हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये लॉस इन एनर्जी होगा। अब यहां पे एक स्टैंडर्ड
एग्जाम्पल है कि भाई एक पार्टिकल को आपने h हाइट से ड्रॉप किया है और वो रिबाउंड कर रहा है। एक पार्टिकल को आपने h हाइट से ड्रॉप किया है, टकराने के जस्ट पहले इसकी स्पीड u1 है और ये टकरा रहा है v1 से, है ना। तो यदि अपन इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे तो v2 माइनस v1 इज e टाइम्स u1 माइनस u2। फ्लोर इनिशियली भी रेस्ट पे है, फाइनली भी रेस्ट पे है, तो v1 इज माइनस eu1। तो कितनी स्पीड से रिबाउंड करेगा? e टाइम स्पीड से रिबाउंड करेगा। ऑलराइट, तो अब ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, वापस v1 से टकराएगा, e v1 से रिबाउंड करेगा, फिर e स्क्वायर v1 से रिबाउंड करेगा, फिर e। तो आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट जो स्पीड हो रही है वो e टाइम्स u1 हो रही है। आफ्टर सेकंड इंपैक्ट जो स्पीड हो रही है वो e टाइम्स v1 यानी कि e स्क्वायर u1 हो रही है। और ऐसे ही आफ्टर nth इंपैक्ट जो स्पीड होगी वो जाएगी e टू द पावर n टाइम्स u1। हर बार स्पीड e टाइम्स हो रही है ना। तो h हाइट से टकराया, देखिए यदि हम v स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, तो v जीरो है अपना, तो h प्रपोर्शनल टू u स्क्वायर। हाइट रेस जो होगी वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में होगी। तो दी स्पीड e टाइम्स हो गई है तो हाइट रेस e स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, e स्क्वायर h। तो फर्स्ट इंपैक्ट के बाद में जो हाइट रेस है वो e स्क्वायर h, सेकेंड इंपैक्ट के बाद में e स्क्वायर h1 दैट इज e4h, और ऐसे ही nth इंपैक्ट के बाद में e स्क्वायर hn माइनस 1 विच इज e टू द पावर 2n h। हर बार e स्क्वायर टाइम्स हो रही है तो nth इंपैक्ट के बाद में e स्क्वायर और n, तो e टू पावर 2n h हो जाएगी, है ना। तो अपने को निकालना है कि भाई टोटल टाइम कितनी देर तक फ्लाइट में रहेगा। तो टोटल टाइम कितनी देर तक फ्लाइट में रहेगा, देखिए ये टाइम है, सपोज v1 से ऊपर गया तो ये टाइम √2h/g है, यहां पे √2h अपन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा। अब क्योंकि स्पीड e टाइम्स हो गई है तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम प्रीवियस टाइम का e टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाला जो टाइम है वो तो हो जाएगा, टोटल टाइम अपने निकालना है। तो पहले h हाइट से फॉल किया तो अपन सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो टाइम √2h/g हो जाएगा। अब स्पीड e टाइम्स हो गई है तो ऊपर जाने का टाइम भी e टाइम्स हो जाएगा और e टाइम्स नीचे आने का टाइम होगा, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ e टाइम्स √2h/g होगा। फिर अपन आगे चलेंगे तो उसका e टाइम्स, सो ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर √2h/g होगा, और ऐसे चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट जीपी बनेगी। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि टोटल टाइम जितने के लिए वो फ्लाइट में रहेगी वो होगी 1 + e अपॉन 1 - e होल अंडर रूट 2h/g। 1 + e अपॉन 1 - e होल अंडर रूट 2h/g, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। ऐसे ही रेंज अपन ऐसे अपन हाइट रेंज देखें तो पहले h से गिर रही है, फिर e स्क्वायर h ऊपर जाएगी, e स्क्वायर h नीचे आएगी, तो टोटल हाइट जो होगी वही हमें प्रूव करनी है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो पहले h से फॉल की, फिर e स्क्वायर h ऊपर गई, e स्क्वायर h नीचे आई, तो ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर h, फिर उसका e स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ e4h, ऐसे चलता रहेगा। तो यहां से अपन ये h + 2e स्क्वायर, ये इनफाइनाइट जी पे बन जाएगी 1 + e स्क्वायर + e4 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा h 1 + e स्क्वायर अपॉन 1 - e स्क्वायर। तो गाइज ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आप इनको याद भी कर सकते हैं या ऑन द स्पॉट डिराइव भी कर सकते हैं। 2D कोलिजन को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं, या फिर हम लोग अपनी ग्लांसिंग कोलिजन भी बोलते हैं। 2D कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन या ग्लांसिंग कोलिजन, यहां एटलीस्ट एक पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियली या फाइनली सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं है। ऐसा कैसे होता है वो अपन देखते हैं। देखिए दो पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिस लाइन के अलॉन्ग वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपल्स। लाइन ऑफ इंपल्स क्या है, द लाइन अलॉन्ग विच द टू कोलाइडिंग पार्टिकल्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपल्स। तो जैसे यहां पे x डैश लाइन ऑफ इंपल्स है। अब यदि कोलाइडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी, दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी इसी लाइन के अलॉन्ग है, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी भी इसी लाइन के अलॉन्ग है और सेकंड वाले की वेलोसिटी भी इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो फोर्सेस इसी लाइन में लग रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटीज भी इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो फाइनल वेलोसिटी भी इसी लाइन के अलॉन्ग होगी, तो ये कोलिजन 1D हो जाएगी क्योंकि फोर्सेस और इनिशियल वेलोसिटी सेम लाइन के अलॉन्ग है। बट सपोज ये हमारे दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं और ये इनकी लाइन ऑफ इंपल्स है, इस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स लगा रहे हैं, बट सपोज एक पार्टिकल की वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में, मान लीजिए u1 इस तरफ है और u2 इस तरफ है, तो अब फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स तो लग रहा है इस लाइन के अलॉन्ग, वेलोसिटी किसी और लाइन के अलॉन्ग है, तो फाइनल वेलोसिटी किसी और लाइन के अलॉन्ग आएगी, ये कोलिजन हमारी 2D होगी। तो यहां से हमें क्या सीखना है, जब भी दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जिस लाइन के अलॉन्ग वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपल्स। यदि कोलाइडिंग पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपल्स के अलॉन्ग है तब फाइनल वेलोसिटी भी लाइन ऑफ इंपल्स के अलॉन्ग होगी, कोलिजन 1D होगी। और एटलीस्ट एक भी पार्टिकल वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है तो ऐसे केस में जो कोलिजन होगी वो 2D होगी। तो अभी हम देख रहे हैं 2D कोलिजन्स। तो गाइस 2D कोलिजन्स के लिए पहले अपने ये देख लिया कि लाइन ऑफ इंपल्स क्या है और कब कोलिजन 1D होगी, कब कोलिजन 2D होगी। दोस्तों यदि स्मूथ ऑब्जेक्ट्स हैं तो स्मूथ ऑब्जेक्ट्स के लिए फ्रिक्शन नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स ही इंपल्स जनरेट करेगा, यानी कि स्मूथ ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा जो लाइन ऑफ इंपल्स है वो कॉमन नॉर्मल से कोइंसाइड करेगी, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन नॉर्मल है वो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। जैसे ये दो स्मूथ स्फेरिकल बॉल्स हैं और तो ऐसे में ये लाइन ऑफ इंपल्स है और ये कॉमन टेंजेंट है।
है ना। तो अब ये हम लोगों ने देख लिया, फॉर स्मूथ ऑब्जेक्ट्स लाइन ऑफ इंपल्स इज अलोंग कॉमन नॉर्मल। ये दो वॉल्स हैं जो कि ऑब्लिकली कोलाइड कर रही हैं, और लाइन ऑफ इंपल्स हम लोग क्या बोलते हैं, जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको लाइन ऑफ इंपल्स बोलते हैं। अब इस कोलिजन में क्या क्या चीजें होंगी वो अपने को देखना है। तो देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रही हैं, है ना। फर्स्ट पार्टिकल की सपोज वेलोसिटी, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, u1 इसकी वेलोसिटी है और u2 इसकी वेलोसिटी है, और ये हमारी लाइन ऑफ इंपल्स है। ऑलराइट, तो ये जो लाइन ऑफ इंपल्स है इसको हम बोलेंगे x x डैश, और जो लाइन ऑफ इंपल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसको बोलेंगे y y डैश। तो लाइन ऑफ इंपल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मान लीजिए कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी सपोज v2 है, ये x x डैश लाइन है कोलिजन के बाद में। तो क्योंकि लाइन ऑफ इंपल्स के नॉर्मल डायरेक्शन में यानी कि कॉमन टेंजेंट के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस पे y डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, इस पे y डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, तो दोनों के y कंपोनेंट्स अनचेंज रहेंगे। यानी कि इंडिविजुअली v1y जो होगा वो u1y के बराबर होगा, और जो v2y होगा वो u2y के बराबर। v1y u1y के बराबर होगा और जो v2y होगा वो u2y के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है। अब बचे v1x एंड u1x, v1x और v2x, v1x एंड v2x, v1x v2x कैसे निकालेंगे? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कंपोनेंट्स अफेक्ट होंगे, बट टोटल फोर्स जीरो है। तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की हम लोग इक्वेशन लेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे लेंगे? m1 v1x प्लस m2 v2x बराबर m1 u1x प्लस m2 v2x। तो ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। और एक और इक्वेशन जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन है वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लगेगी, v2x माइनस v1x इज e टाइम्स u1x माइनस u2x। तो हमारे पास चार अननोन वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? v1x v2x v1y v2y। हम बोल रहे हैं जब पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रही हैं, तो x डैश लाइन ऑफ इंपल्स है और x डैश के नॉर्मल y डैश कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इंडिविजुअली v1y बराबर u1y क्योंकि फोर्स नहीं लगा, v2y बराबर u2y। तो दो वेरिएबल्स तो आ गए एज इट इज रहे। बाकी जो दो वेरिएबल्स हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगा m1 v1x प्लस m2 v2x बराबर m1 u1x प्लस m2 u2x, और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन से v2x माइनस v1x इज e टाइम्स u1x माइनस u2x। यानी कि हम बोल सकते हैं एनी ऑब्लिक और 2D कोलिजन is equivalent to 1D collision along line of impulse, क्योंकि लाइन ऑफ इंपल्स के नॉर्मल जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है वो इनिशियल और फाइनल बराबर है, केवल लाइन ऑफ इंपल्स के अलोंग कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। तो एनी 2D collision along line of any 2D collision is equivalent to 1D collision along line of impulse, है ना। तो ये अपना बेसिक फंडा है जो कि अपन ने समझा। तो ये मान लीजिए इस फिगर में ये U2 है, ये U1 है। इस फिगर की जगह मैंने ये फिगर बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये कोलिजन के पहले की स्टेट है, ये कोलिजन के बाद की स्टेट है। तो ये थियरी जो मैंने बताई वही लिखी हुई है। ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन ऑफ बॉल विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं। देखिए अपन ने क्या क्या किया, अपन ने पहला बोला कि x के अलोंग फोर्सेस लग रहे हैं, इंपल्स लग रहा है, तो x में वेलोसिटी चेंज होंगी। y के अलोंग फोर्स लग रहा है तो y में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो v1y बराबर u1y, v2y बराबर u2y। x में मोमेंटम कंजर्वेशन और x में e वाली इक्वेशन, इनको सॉल्व करके v1x और v2x आ जाएंगे, तो कंप्लीट हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की। तो आप कुछ स्पेशल केसेस ले रहे हैं, तो एक स्पेशल केस है कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, इलास्टिक कोलिजन है, टारगेट रेस्ट पर है और ऑब्लिक है। चार चीजें हैं, ऑब्लिक, इलास्टिक, आइडेंटिकल मासेस और टारगेट रेस्ट पे। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि आफ्टर द कोलिजन बोथ द पार्टिकल्स विल फ्लाई अपार्ट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। आफ्टर द कोलिजन इनके बीच में जो वेलोसिटी होगी, इनकी वेलोसिटी जो होगी v1 v2, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगी। इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। ये पहले तो ये रिजल्ट तो याद ही रखना है, इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये दो बॉल्स हैं, ये कोलाइड कर रही हैं, ये लाइन ऑफ इंपल्स है और ये स्पीड u है। तो अपन इस वेलोसिटी को ब्रेक करें तो लाइन ऑफ इंपल्स के अलोंग वेलोसिटी u cos थीटा आ रही है और लाइन ऑफ इंपल्स के नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा आ रही है। अब फर्स्ट की y डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा है, तो आफ्टर द इंपैक्ट भी ये u sin थीटा रहेगी। सेकंड की y में वेलोसिटी 0 है, तो सेकंड के आफ्टर द इंपैक्ट y में वेलोसिटी 0 है। लाइन ऑफ इंपल्स के अलोंग इसकी वेलोसिटी u cos थीटा और इसकी 0 है। आइडेंटिकल मासेस में 1D इलास्टिक कोलिजन होती है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो ये u cos थीटा इसके पास आ जाएगी और 0 इसके पास चल जाएगी। तो इसकी इस डायरेक्शन में 0 है और इसकी इस डायरेक्शन में u cos थीटा है। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, तो हमने प्रूव कर दिया कि आफ्टर द कोलिजन बोथ द पार्टिकल्स विल फ्लाई अपार्ट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑब्लिक कोलिजन है, इलास्टिक है, आइडेंटिकल मासेस है, टारगेट रेस्ट पर है, तो आफ्टर द कोलिजन बोथ द पार्टिकल्स विल फ्लाई अपार्ट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये हमें याद रखना है। सेकंड, ऐसे एक फ्लोर पे बॉल थीटा एंगल पर आ रही है, कोलाइड कर रही है और थीटा डैश पे रिबाउंड कर रही है v स्पीड से, और जो फ्लोर है वो स्मूथ है, जो भी फोर्स लगेगा वो नॉर्मल के अलॉन्ग लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन लगेगा। और इनिशियली वॉल रेस्ट, फ्लोर रेस्ट पर है, तो आफ्टरवर्ड्स भी रेस्ट पे रहेगा। तो अपन देखें तो सपोज लाइन ऑफ इंपल्स ये अभी ये वाली डायरेक्शन लाइन ऑफ इंपल्स है, तो इस डायरेक्शन में ई वाली इक्वेशन लगेगी, तो v2y माइनस v1y इज ई टाइम्स u1y माइनस u2y। y अभी हमारी लाइन ऑफ इंपल्स है,
ये लाइन ऑफ इंपल्स है, तो इसके अलोंग ई वाली इक्वेशन हमारी, इसके अलोंग हमारी इक्वेशन ई वाली लगेगी, है ना। तो यहां पे अपन देखें तो v2y माइनस v1y इज e टाइम्स u1y माइनस u2y। अब 2 हमारी फ्लोर है, तो ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, तो v1y हो गया माइनस e टाइम्स u1y, है ना। तो v1y इज माइनस e टाइम्स u1y। माइनस साइन डायरेक्शन के लिए हम कंपोनेंट बोलेंगे e टाइम्स हो जाएगा, तो हम बोलेंगे y वाला कंपोनेंट v sin थीटा डैश, v sin थीटा डैश इज e टाइम्स इनिशियल कंपोनेंट u cos थीटा। डायरेक्शन रिवर्स ले लिया तो माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, तो y कंपोनेंट हमारा e टाइम्स होकर रिवर्स हो गया और x कंपोनेंट अनचेंज रहेगा, है ना, ये cos वाला कंपोनेंट एक्चुअली। तो v cos थीटा डैश इज e टाइम्स u cos थीटा। x के अलोंग कंपोनेंट अनचेंज रहेगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगा है, तो v sin थीटा डैश बराबर u sin थीटा। दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा में रिलेशन आ जाएगा, tan थीटा डैश इज, तो ये v sin थीटा डैश इज u sin थीटा, ये रिलेशन आया। और नॉर्मल के अलोंग v cos थीटा डैश इज e टाइम्स u cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो tan थीटा डैश इज tan थीटा बाय e, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो v की वैल्यू आ रही है u दिस। तो मैं कहूंगा याद रखना चाहते हो तो याद रखो, नहीं तो अपन ये डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाला कंपोनेंट e टाइम्स हो गया, vy इज e टाइम्स, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं vy इज e टाइम्स ui मैग्नीट्यूड में एंड vx इक्वल्स ux। तो यहां से हमारा थीटा आ रहा है। अब यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो ऐसे केस में बॉल जितने एंगल पर आ रही है और जितनी स्पीड से आ रही है उतनी स्पीड से रिबाउंड करेगी, जो कि लाइट में फोटोन के साथ में होता है, रिफ्लेक्शन में होता है। थीटा एंगल पे बॉल आ रही है, थीटा पे वापस जा रही है, और v और v डैश बराबर है मैग्नीट्यूड में, ये हो जाएगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू 0 है, तो बॉल u स्पीड से थीटा एंगल पर आ रही है, बट y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो आफ्टर द इंपैक्ट बॉल ऐसे जाएगी, केवल ये वाला कंपोनेंट बचेगा विच इज u sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो फ्लोर के अलोंग ऐसे जाएगी। दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है ना। ऐसे में देखो एक और चीज क्या हो जाएगी, मान लीजिए जैसे ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, अपन ने इसको थीटा एंगल पे u स्पीड से थ्रो किया, और इधर सपोज यहां पे एक वॉल है और ये स्मूथ वॉल है, तो टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी इस तरह से v है, और ये कंपोनेंट vx है, ये कंपोनेंट vy है। अब बॉल टकराएगी और ऐसे रिबाउंड करेगी, टकराने के बाद में स्पीड मान लो v डैश है, तो v डैश x जो होगा वो e टाइम्स vx हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट e टाइम्स होगा, और v डैश y जो होगा वो vy के बराबर होगा। तो इंपैक्ट से वॉल के अलोंग वाला कंपोनेंट अनचेंज रहेगा, और वॉल के नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट जिसपे फोर्स लग रहा है वो e टाइम्स हो गया, है ना। तो क्योंकि वॉल के अलोंग वाला कंपोनेंट सेम रहा, वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहा, तो इंपैक्ट से टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये हमारा कहना है। तो आगे देखते हैं। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होगी जहां पे कि हमें लाइन ऑफ इंपल्स का आइडिया नहीं लग रहा होगा कि दोनों पार्टिकल्स जब कोलाइड कर रहे हैं तो लाइन ऑफ इंपल्स किस लाइन के अलोंग है। तो ऐसे में नॉर्मल अपने को वेक्टर्स के थ्रू हैंडलिंग करनी है, एक्स में अलग मोमेंटम कंजर्वेशन, वाई में अलग मोमेंटम कंजर्वेशन, प्लस अपने को यदि कोलिजन इलास्टिक है तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व करना है, के इनिशियल बराबर के फाइनल। जैसे ये सिचुएशन गिवन है, m1 u1 स्पीड से आ रहा है, m2 रेस्ट पर है, आफ्टर कोलिजन एक थीटा 1 पे जा रहा है, एक थीटा 2 पे जा रहा है, तो x पे मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो m1 u1 बराबर m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, प्लस y में मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियली 0 है, फाइनली m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2, एंड इफ कोलिजन इलास्टिक देन k इनिशियल बराबर k फाइनल। तो कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसे अपने को बेसिक वेक्टर्स से भी जाना होगा।